एनिमे की शुरुआत होती है एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर टाकेरू कामिसो से। उसकी लाइफ पूरी तरह रूटीन में फंसी हुई थी। रोज वही रोड, वही ऑफिस, वही बोरिंग घर लौटना। दूसरों के लिए ये लाइफ ठीक होगी, पर टाकेरू अंदर से कुछ अलग और एक्साइटिंग करना चाहता था। एक दिन ऑफिस से आकर वो सोफे पे बैठकर टीवी ऑन करता है कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए, लेकिन टीवी पर बस एक आदमी दिखता है। वो सफेद खाली स्पेस में खड़ा होता है और थोड़ा नशे में भी लगता है। टाकेरू सोच में पड़ जाता है कि ये क्या चल रहा है। तभी अगले ही पल वो खुद उसी आदमी के सामने पहुंच जाता है। उस आदमी के बाल सफेद होते हैं। वो खुद को बताता है कि वो सोलर सिस्टम का इंचार्ज है। टाकेरू को लगता है ये कोई एलियन है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो एलियन नहीं, एक तरह का गॉड है, यूनिवर्स का मिडिल मैनेजमेंट। टाकेरू कहता है कि गॉड भी ऐसा ऑफिस टाइप होता है क्या? गॉड उसे एक और दुनिया दिखाता है, एक प्लैनेट जिसका नाम है मेड्यूसा। वो बताता है कि वो कई बार इस दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। इस बार वो खुद थोड़ी दखल देने वाला है। वो कहता है एक छोटी सी बूंद पूरी दुनिया बदल सकती है, और वो बूंद अब टाकेरू होगा। टाकेरू सोच रो पड़ जाता है कि इतना बड़ा काम उसके ऊपर कैसे? फिर गॉड कैजुअली बोल देता है कि वैसे भी टाकेरू अब मर चुका है, अगर वो मेड्यूसा नहीं जाएगा तो उसकी आत्मा गायब हो जाएगी। टाकेरू पैनिक में आ जाता है, लेकिन गॉड कहता है कि टेंशन मत लो, वो उसे कुछ खास पावर्स देगा। गॉड उससे पूछता है कि कैसी एबिलिटी चाहिए। जब टाकेरू कंफ्यूज्ड होता है तो गॉड खुद लिख देता है एक्सट्रीम मैजिकल पोटेंशियल। फिर टाकेरू बोल देता है कि उसे एक क्यूट साथी भी चाहिए। गॉड वो भी लिस्ट में लिख देता है और कहता है कि समय आने पर वो मिल जाएगी। साथ ही टाकेरू की एक्सप्लोरेशन एबिलिटी अपग्रेड कर देता है ताकि वो आइटम्स कलेक्ट करके पैसे कमा सके। बोनस में एक अनलिमिटेड स्टोरेज वाला मैजिक बैग, वर्ल्ड की लैंग्वेज और बहुत सी रेजिस्टेंसेस भी मिल जाती हैं। तभी टाकेरू का शरीर डिसॉल्व होने लगता है। गॉड चेक करता है और कहता है शायद मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा दे दिया। टाकेरू कंपेनियन वाली बात पूछना चाहता है, लेकिन गॉड बस मुस्कुरा देता है और टाकेरू गायब हो जाता है। टाकेरू आंखें खोलता है और खुद को एक जंगल में पाता है, मेड्यूसा में। नई बॉडी, नया वर्ल्ड और वही सामान जो गॉड ने दिया था। पास में पड़ी एक स्टिक उठाता है और सोचता है अब क्या करे। वो शब्द बोलकर ट्राई करता है, स्कैन, और सामने ऑब्जेक्ट्स के नाम और रैंक लिख कर आते हैं। पहली चीज मिलती है मूनलाइट हर्ब, रैंक बी। टाकेरू खुश होता है और समझ जाता है कि जो भी शाइनी दिखे उसे करेक्ट कर लो। वो मशरूम, मैजिकल लीव्स और कई मटेरियल्स इकट्ठे कर लेता है, पर ज्यादातर लो रैंक के। फिर उसे कुछ पत्तों के नीचे पत्थर जैसी चीज दिखती है। स्कैन करता है, वो हैमर पैंगोलिन नाम के जानवर का पूप निकलता है। उसे घिन आती है, लेकिन रैंक दिखता है, रैंक सी, तो वो ले लेता है। अब उसे एक आइडिया मिल जाता है कि हाई रैंक मटेरियल्स की अलग पहचान होती है और वो उन्हें मैजिक से ट्रैक कर सकता है। काफी सामान हो जाने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब मटेरियल बेचने के लिए सबसे नजदीकी टाउन जाना चाहिए। थोड़ी देर चलने के बाद टाकेरू एक गेट के पास पहुंचता है। वहां एक गार्ड उसे रोककर कहता है क्या तुम काफी लंबे हो? क्या तुम स्वॉर्डमैन हो या वॉरियर? टाकेरू बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ मटेरियल्स बेचने आया हूँ। गार्ड थोड़ा चौंक जाता है और कहता है मटेरियल कलेक्ट करने वाले यहाँ कम मिलते हैं। वो अपना नाम बताता है मारलॉक, जो टॉर्मी नाम के टाउन का गार्ड है। वो बताता है कि यहाँ कोई स्पेशल मटेरियल शॉप नहीं है, बस एक जनरल स्टोर है जहाँ सब मिलता है। टाकेरू बोलता है ठीक है और अंदर चला जाता है। टाउन में लोग उसकी हाइट देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, सब उसे ही देखते रहते हैं। टाकेरू सीधा जनरल स्टोर पहुंचता है और शॉपकीपर को रैंक सी वाला हैमर पैंगोलिन का पूप दिखाता है। शॉपकीपर देखते ही एक्साइटेड हो जाता है, बिना ग्लव्स के उठाकर बोलता है शेप, कलर, टेक्सचर परफेक्ट, बहुत रेयर आइटम है। वो कहता है इसके 5 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। टाकेरू सोचता है कीमत ज्यादा है या कम, तो पूछता है यहाँ एक रात होटल में रहने का कितना खर्चा है? शॉपकीपर बताता है 500 रे पर नाइट और एक सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू 1000 रे। टाकेरू जल्दी से कैलकुलेट करता है, यानी ये पूप 500 येन जैसी कीमत का है। एक दिन में ही अच्छी कमाई हो गई। शॉपकीपर डील फाइनलाइज कर देता है। फिर अचानक वो उस पूप को अपने चेहरे पे रगड़ देता है। टाकेरू मनी मन सोचता है ये क्या था, लेकिन वो इग्नोर करके बाकी मटेरियल्स दिखाता है। शॉपकीपर पूछता है ये सब कलेक्ट करके यहाँ तक कैसे ले आए? टाकेरू कैजुअली कहता है बस ट्रैवल कर रहा था और जो मिला कलेक्ट करता गया। ये सुनकर शॉपकीपर उसे काम देता है ईस्ट माउंटेन से मिथरल कलेक्ट करके लाने का। टाकेरू बोलता है ठीक है, बस मैप दे दो। शॉपकीपर उसे मैप देता है और मटेरियल्स के बदले 3600 रे दे देता है। टाकेरू सोचता रह जाता है, मतलब 3.6 मिलियन येन जैसा, एक ही दिन में रिच बन गया। शॉपकीपर वार्निंग देता है माउंटेन में मॉन्स्टर्स हैं, संभल के जाना। टाकेरू थोड़ा नर्वस होता है पर बोलता है कल देखेंगे। उस रात वो होटल में रुकने जाता है। रूम में पहुंचकर वो बोलता है काश एक अच्छे शावर का ऑप्शन होता। तभी होटल स्टाफ की एक यंग गर्ल आती है। वो एक छोटा सा बाउल में हॉट वाटर लाकर देती है और कहती है सर ये 30 रे पर यूज है,
टाकेरू पूछता है 30 रे किस चीज के, पानी का क्या करना है? लड़की बताती है एडवेंचर वालों का बॉडी और पैर साफ करने के लिए यही सिस्टम है, बात सिर्फ नोबल्स को मिलता है। टाकेरू शॉक हो जाता है, बिना नहाए कैसे रहा जाए? लड़की कहती है कुछ मैजिशियंस मैजिक से क्लीन कर देते हैं, पर हमारे टाउन में कोई नहीं है। ये सुनकर टाकेरू के दिमाग में एक आइडिया आता है, मैजिक से क्लीन ट्राई करता हूँ। वो बाउल उठाता है, लड़की को टिप देता है और कॉन्सेंट्रेट करके बोलता है क्लीन। तुरंत पानी ग्लो होने लगता है और उसका बॉडी क्लीन हो जाता है। वो एकदम फ्रेश फील करता है। लड़की बाहर उसका चिल्लाना सुनकर हैरान रह जाती है। टाकेरू सोचता है मैजिक ठीक है, लेकिन असली बात की बात ही अलग है। अगले दिन सुबह वो फिर से मटेरियल्स कलेक्ट करने निकलता है। अब उसकी स्किल्स और स्मूथ चल रही होती हैं। उसके स्कैन में अचानक एक स्कल आइकन दिखता है। वो एक्साइटेड होकर वहां जाता है और देखता है एक डेड बॉडी पड़ी है। वो सोचता है शायद कोई एडवेंचरर फाइट में मर गया होगा। वो रिस्पेक्ट से उसके पास जाता है और उसकी बिलोंगिंग्स चेक करता है। टाकेरू को एक एम्यूलेट मिलता है जो उसके परिवार ने दिया था। उसके अंदर उसकी बहन की एक छोटी सी चिट्ठी होती है, भाई हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, तुम बस सेफ रहना। ये पढ़कर टाकेरू बस थोड़ा रुक जाता है। वो कहता है मैं इसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो वो अपने हाथ से उस आदमी के लिए एक सही तरीके से कब्र बनाता है और चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। वो मैजिकल सर्कल बनाता है और प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिव कर देता है ताकि मॉन्स्टर पास ना आए। फिर वो खाना बनाने लगता है। वो होटल से लाए मसाले और कुछ जंगल में मिली हर्ब्स को मीट के साथ मिलाकर हर्ब मीट सूप बना लेता है। वो बोलता है अच्छा बना है, मीट और सूप मजेदार है। सब खाकर वो अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वो व्हाइट ट्री फॉरेस्ट पहुंचता है, जिसे एंशिएंट ड्रैगन फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ मॉन्स्टर होने की बातें होती हैं। वो मैजिक से मिनरल्स ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता और उसे ये भी ध्यान होता है कि आसपास कोई भी जिंदा चीज नहीं, ना मॉन्स्टर ना जानवर। वो मजाक में खुद को सूंघकर कहता है क्या मेरी स्मेल की वजह से सब भाग गए? फिर खुद ही कहता है नहीं ठीक है सब। वो सोचता है अच्छी बात है, कोई नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। वो दौड़ते हुए जा रहा होता है कि अचानक उसके पैर के नीचे की जमीन टूटती है और वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। पैनिक में वो चिल्लाता है फ्लाई और मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। वो हवा में रुक जाता है और आराम से नीचे लैंड कर लेता है। नीचे पहुंचते ही उसके स्कैन में कई माइनिंग सिग्नल्स दिखते हैं। वो एक्साइट होकर माइनिंग शुरू करता है, पर तभी हल्का सा अर्थक्वेक आता है। वो समझ जाता है फालतू में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। वो फ्लेम स्पेल यूज करके रॉक्स तोड़ता है ताकि वैल्यूएबल मटेरियल निकाल सके। फिर वो केव के अंदर और जाता है और फायर मैजिक से पत्थर तोड़ते हुए आखिर उसे मिथ्रल मिलता है, रेयर ए रैंक मटेरियल। टाकेरू खुश हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी कम होती है तो वो सोचता है और चाहिए। केव के एंड में उसे तेज नीली चमक दिखती है। वो स्कैन एक्टिव करता है, रिजल्ट आता है मैजिकल वाटर फ्रॉम द एंशिएंट ड्रैगन रेफ्यूज रैंक SS। टाकेरू हैरान रह जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? टाकेरू फिर भी पानी को ही देखता रहता है। वो बोतल खाली करके पानी भरने लगता है। जैसे ही पानी को हाथ लगता है, पानी से एक ड्रैगन बाहर आता है जोर की दहाड़ के साथ। ड्रैगन बोलता है इंसान मेरी बात सुनो। टाकेरू थोड़ा रुकता है, फिर झुककर कहता है सॉरी, बिना पूछे अंदर आ गया। ड्रैगन उसकी बात सुनकर हंसता है। टाकेरू अपना नाम बताता है और कहता है वो एक सिंपल ह्यूमन है, लेकिन ड्रैगन महसूस करता है कि उससे बहुत जबरदस्त जादुई पावर आ रही है, लगभग ड्रैगन के बराबर। ड्रैगन अपना नाम बताता है व्लाडियास द एंशिएंट ड्रैगन। व्लाडियास कहता है मेरे बेटे को जिंदा करने में मदद करो, इस केव का माना करप्ट हो गया है, इसलिए मेरा एग हैच नहीं हो पा रहा। फिर वो मैजिक से कई मिथरल निकाल देता है और बोलता है ये तुम्हारी पेमेंट होगी। टाकेरू मान जाता है। ड्रैगन उसे एक बड़ा सा एग देता है। टाकेरू सोचता है इसे गर्म करना होगा। वो हीट मैजिक यूज करता है, लेकिन अजीब होता है, उसकी मैजिक एग के अंदर खींचने लगती है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी एग में चली जाती है और एक तेज रोशनी के साथ वो गायब हो जाता है। जब वो होश में आता है, वो एक खाली सफेद सी जगह पर खड़ा होता है और वहीं उसे एक आवाज सुनाई देती है तुम बहुत ही लापरवाह निकले इंसान। टाकेरू के सामने एक गॉड खड़ा होता है और कहता है तुम काफी लापरवाह इंसान निकले। गॉड कहता है जब ड्रैगन दिखाई देते हैं तो लोग बेहोश हो जाते हैं या भाग जाते हैं, लेकिन तुमने तो सिस्टम का रूल ही तोड़ दिया। गॉड बताता है कि वो हजारों साल से इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन टाकेरू ने कुछ ही दिनों में सब गड़बड़ कर दी। इसलिए वो थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ ब्लेसिंग्स कम कर रहा हूँ ताकि तुम थोड़ी मुश्किलें भी झेलो। टाकेरू कुछ समझ ही नहीं पाता और उसकी विजन ब्लर होने लगती है। जाने से पहले गॉड कहता है थोड़ी परेशानी तुम्हें अच्छी लगेगी। एक पल में टाकेरू की आंखें खुलती हैं और उसे एक क्यूट सी चीख सुनाई देती है। वो बेबी ड्रैगन की आवाज होती है, व्लाडियास का बेटा। छोटा ड्रैगन जोश में टाकेरू पर कूदता है। टाकेरू मुंह बनाता है, इसकी स्मेल तो मछली जैसी है। व्लाडियास हंसता है और कहता है इसका नाम रख दो, असली नाम तो है पर एक सिंपल चाहिए। टाकेरू सोचकर कहता है इसका नाम रखते हैं बी, क्योंकि इसका रंग ब्लैक है। व्लाडियास अपने बेटे को कहता है बी
अब टाकेरो के साथ दुनिया देखो अपने तरीके से। उसी टाइम बी टाकेरो को ज्वाइन कर लेता है। टाकेरो थोड़ा हिचकिचाता है, पर व्लाडियास कहता है चिंता मत करो, इसकी पावर तुमसे ज्यादा है। व्लाडियास एक चमक से उन्हें ब्लेसिंग देता है और वापस पानी में चला जाता है। जाने से पहले उसका मैसेज होता है, उस पर भरोसा रखना। टाकेरो और बी लागन से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर टाकेरो खुश होता है, आखिर फ्रेश एयर। रात होने लगी थी, इसलिए वो वही कैंप बना लेता है। वो एसएस रैंक मैजिकल वाटर से बी को पानी पिलाता है। व्लाडियास ने जाते वक्त अपनी लेक को टाकेरो के आइटम बॉक्स से लिंक कर दिया था, मतलब अनलिमिटेड माना वाटर। ये बी की ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। टाकेरो भी थोड़ा सा चख लेता है। फिर वो कुछ मैजिकल स्टोन से प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है और खाना बनाने लगता है। वो अपनी मैजिक से हीट स्टोन बनाता है और हर्ब मीट सूप तैयार करता है। उसकी खुशबू से बी के मुंह से पानी टपकने लगता है। टाकेरो कहता है रुक जाओ, थोड़ा ठंडा होने दो, पर बी जल्दी में अपनी जीभ जला लेता है। टाकेरो फटाफट सूप को फूंक मारकर उसे देता है। बी को बहुत पसंद आता है। टाकेरो पूछता है अपने पापा से दूर रहकर तुम्हें अकेलापन तो नहीं लगता? बी कुछ नहीं बोलता, बस आकर उसे हल्का सा हग कर लेता है। उनके बीच एक साइलेंट बॉन्ड बन जाता है, इंसान और ड्रैगन की दोस्ती की शुरुआत। फिर टाकेरो बी के स्टैट्स चेक करता है और हैरान रह जाता है। स्पीशीज, ड्रैगन चाइल्ड, रैंक, बी रैंक, स्किल्स, स्पिरिट आर्ट्स, फायर, वाटर, विंड, थंडर, लाइट, डार्कनेस, गिफ्ट, ब्लेसिंग ऑफ एंशिएंट ड्रैगन, एक्स्ट्रा, इनफाइनाइट एवोल्यूशन प्लस लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। टाकेरो बोलता है ये छोटा सा क्यूटी बी रैंक मॉन्स्टर है, ये तो काफी डेंजरस है। फिर खुद से कहता है ठीक है, छोटा है पर इससे एक गाइड चाहिए और मैं इसका गार्डियन बनूंगा। वो बी को समझाता है बिना सोचे कुछ मत करना, वरना व्लाडियास मुझे ठिकाने लगा देगा। पर उसी टाइम बी सो चुका होता है। टाकेरो कहता है पेरेंट बनना इतना मुश्किल होगा सोचा नहीं था। उसे लगता है उसे कोई क्यूट सी फीमेल कंपेनियन मिलनी चाहिए थी, मगर मिला एक रेप्टाइल। ये सब डेफिनेटली गॉड की प्रैंक है। अगले दिन टाकेरो और बी फिर एंशिएंट फॉरेस्ट की तरफ चढ़ाई करते हैं। इस बार फॉरेस्ट उसे उतना स्केरी नहीं लगता। वो कहता है शायद रात में कुछ चेंज हो गया, जो भी हो चलो एक्सप्लोर करते हैं। बी खुशी से उड़ता है और टाकेरो अपनी कलेक्शन मैजिक से रैंक सी मटेरियल ढूंढता है। सब नॉर्मल था जब अचानक बी डरकर वापस टाकेरो के पास आ जाता है। टाकेरो सर्च एबिलिटी यूज करता है। स्क्रीन पर आता है 7 अग्रेसिव मॉन्स्टर्स नियर बाय। उसे याद आता है कि पहले उसके स्मेल से मॉन्स्टर भाग जाते थे, पर शायद अब वो खत्म हो गया है। वो सोचता है कोई बात नहीं, वैल्यूएबल मटेरियल भी मिल जाएगा। तभी उसके पीछे से एक शैडो आती है। एबिलिटी बताती है रॉक हॉक, एक बड़ा खतरनाक हॉक जो इंसानों की आंखों पे अटैक करता है। लेकिन टाकरू वॉल्डियस के सामने चिल होकर बोल देता है ये तो एक क्यूट पिजन जैसा लग रहा है। उसका ध्यान उसकी स्टैट्स पर नहीं, खाना बनाने पर चला जाता है। वो सोचता है इसकी मीट रिच और थोड़ी स्वीट टाइप होगी और इसकी स्पाइन मसालों जैसा काम कर सकती है। अब उसके लिए वो मॉन्स्टर नहीं, एक फ्लाइंग इंग्रेडिएंट बन जाता है। टाकरू अपनी बैरियर मैजिक एक्टिवेट करता है और आइस नीडल बनाता है। वो कहता है बिना वजह मरना नहीं चाहता, पर सर्वाइवल भी जरूरी है। सिर्फ 3 आइस नीडल से वो हॉक को डाउन कर देता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं था। बी चिल्लाता है और मॉन्स्टर आने लगते हैं। टाकरू स्कैन करता है, स्नेक वुल्फ रैंक सी। इनकी टेल सांप जैसी होती है और इनका वेनम पैरालाइज कर देता है। टाकरू बोलता है परफेक्ट, इससे मीट भी मिलेगा। वो स्पीड बूस्ट और बॉडी रिडक्शन मैजिक यूज करता है, बॉडी हल्की करता है और हाई जंप मारता है। हवा में वो किक मैजिक एक्टिवेट करता है और एक वुल्फ को उड़ा देता है। बाकियों को वो अपने हाथों से ही खत्म कर देता है। कुछ सेकंड में पूरा एरिया क्लियर। वो सब मॉन्स्टर के मीट और वैल्यूएबल पार्ट्स कलेक्ट कर लेता है। थोड़ा आराम करने के बाद स्किल दिखाती है कि और मॉन्स्टर आ रहे हैं। टाकरू बोलता है यार अब बस भी करो, पूरी रात नहीं लड़ना। तभी बी उसे ऊपर की तरफ जोर से खींचता है, जैसे कि कह रहा हो चलिए यहाँ से। टाकरू सोचता है ये छोटा ड्रैगन उड़ाकर कैसे ले जाएगा, लेकिन सभी शॉक हो जाते हैं। बी सच में उड़ जाता है। टाकरू तुरंत बॉडी रिडक्शन यूज करता है ताकि वजन हल्का रहे। बी तेजी से आसमान में उड़ने लगता है, लेकिन अचानक उसे छोड़ देता है। टाकरू हवा में चिल्लाते हुए नीचे गिरता है। बी पैनिक में आकर फटाफट नीचे डाइव मारता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। होश आते ही टाकरू सबसे पहले मछली जैसी स्मेल नोटिस करता है। उसे समझ आता है हाँ ये बी है जो उसका फेस लिक कर रहा है। दोनों फिर से जिंदा देखकर वो हंस देता है और बोलता है B2 बहुत फास्ट है, बचाने के लिए धन्यवाद, पर मैं इंसान हूँ, अगली बार थोड़ा आराम से, ठीक है। बी मुस्कुराता है और टाकरू को हग करता है। दोनों फिर से जर्नी शुरू करते हैं। सर्च स्किल दिखाती है टॉर्मी विलेज बस 1 दिन दूर है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलते हुए टाकरू अपने बैग से एक छोटी सी ब्रांच निकालता है। वो बताता है ये ए रैंक टेल्प ट्री ऑफ डार्सिल की ब्रांच है, एक लेजेंडरी ट्री जो इस दुनिया की स्पिरिट माना जाता है। बी सुनते ही अपनी नाक से धुआं छोड़ता है और ब्रांच को कवर कर देता है। धुआं हटता है, ब्रांच अब एक मैजिक स्टाफ बन चुकी होती है। टाकरू बोलता है मैं तो बस मटेरियल कलेक्टर हूँ, ये मैजिक स्टाफ किस काम का। दोनों एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हैं। फिर टाकरू कहता है चलो वापस मटेरियल कलेक्ट करते हैं। कुछ घंटे बाद वो जंगल के एग्जिट के पास पहुंचते हैं। बी कुछ डिटेक्ट करता है। टाकरू देखता है रोड के किनारे एक कैरेज खड़ी है। वो हैरान होता है कि बी इतनी दूर से डिटेक्ट कर लेता है। इवोल्यूशन स्किल दिखाती है कैरेज का घोड़ा असल में एक यूनिकॉर्न है।
टाकरू कहता है, मतलब यहाँ नॉर्मल घोड़ों की जगह यूनिकॉर्न चलते हैं, क्या बात है। तभी ड्राइवर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टाकरू, मैं टॉर्मी विलेज जा रहा हूँ। ड्राइवर, अकेले जाना मुश्किल है, हमारे साथ चलो। टाकरू, मैं थोड़ा ज्यादा लंबा हूँ, कैरेज टाइट पड़ेगा। अंदर बैठे बच्चे हंसने लगते हैं। लेडी और बच्चे उसे इनवाइट करते हैं, आ जाइए, सीट खाली है। टाकरू शुक्रिया बोलकर कैरेज में बैठ जाता है। ड्राइवर कहता है, टॉर्मी में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, जब तक दुनिया मुश्किल है इंसानियत बची रहनी चाहिए। लेडी भी कहती है, हाँ, जिसका भी काम हो हम मदद करते हैं। टाकरू दिल से उनका धन्यवाद बोलता है। फिर सोचता है, इतने छोटे बच्चे भी जंगल के रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं, सच में हिम्मत वाले हैं। और फिर वो मजाक में पूछता है, अगर मैं एक बुरा बंदा होता तो। टाकरू पूछता है। एक बच्चा हंसकर कहता है, आप बुरे नहीं हो सकते, अगर आप बुरे होते तो मैजिक डिटेक्टर आवाज कर देता। टाकू थोड़ा हैरान होकर पूछता है, मैजिक डिटेक्टर। वो लेडी एक छोटी सी चमकती हुई बेल बाहर निकालती है। जैसे ही वो उसे दिखाती है, टाकरू समझ जाता है कि अगर कोई खतरनाक इंसान पास आएगा तो ये बेल अपने आप बज जाएगी, वार्निंग देने के लिए। वो नोटिस करता है कि बेल के अंदर एक छोटी सी मैजिकल स्टोन लगी है। टाकू मन में सोचता है, शायद मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ। फिर उसे याद आता है कि उसने अपना नाम तक नहीं बताया। वो हल्की सी हंसी के साथ कहता है, वैसे मेरा नाम टाकेरू है। एलिजा मुस्कुराकर उसकी तारीफ करती है और अपना बच्चों का नाम बताती है। मैं एलिजा हूँ और ये मेरे बच्चे जेन और कैन, और ये हमारे ड्राइवर पोमो। जैसे ही सबका इंट्रो खत्म होता है, टाकेरू के कोट के अंदर कुछ हिलता है। छोटी सी बी भीप करके आवाज करती है। बच्चे तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं। टाकू थोड़ा हिचकिचाता है, ये शायद कोई रेयर मॉन्स्टर है। एलिजा कहती है, अरे इतना सीक्रेट क्यों, मॉन्स्टर तो आम होते हैं, एडवेंचरर तो उन्हें साथ रखते ही हैं। टाकू सोचता है, सही है। वो कहता है, ठीक है, बाहर आ जाओ भी, लेकिन किसी को परेशान मत करना और प्लीज काटना मत। वो छोटा सा प्यारा क्रीचर बाहर आ जाता है। बच्चे खुशी से चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन एलिजा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। पोमो गौर से देखकर पूछता है, ये ड्रैगन जैसा लग रहा है। टाकिरू नॉर्मल रहते हुए कहता है, हाँ, ये एक ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है। असल में वो सच छुपा रहा होता है। बी एक एंशिएंट ड्रैगन का बेटा था। पोमो झटके में पूछता है, मतलब तुम एक राइडर हो। टाकरू फट से बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तो बस एक ड्रैगन का एग मिला था। एलिजा और पोमो दोनों शॉक, एग से ड्रैगन निकालना भी पॉसिबल होता है। टाकू थोड़ा अजीब चेहरा बनाकर कहता है, क्या ड्रैगन वाकई इतने रेयर होते हैं। एलिजा जवाब देती है, राइडर तो मिल जाते हैं, पर असली ड्रैगन बहुत रेयर होते हैं। शाम होते होते सब कैंप लगा लेते हैं। टाकरू अपनी मैजिक से टेंट बनाता है और एक मैजिक बैरियर खड़ा करता है ताकि कोई मॉन्स्टर पास ना आए। वो कहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बी तुरंत बता देगा। सबको थोड़ा सुकून मिलता है। बच्चे आराम से खेलते हैं। एलिजा खाना बनाने लगती है, लेकिन टाकरू कहता है, आज मैं बनाता हूँ, आपकी मदद के लिए एक छोटा सा थैंक यू। वो अपने आइटम बॉक्स से इंग्रेडिएंट्स निकालकर कुकिंग शुरू करता है। बच्चे देखते रह जाते हैं। ये मैजिक से खाना बना रहे हो? टाकू हंसकर कहता है, नहीं, ये बस मेरी आइटम बॉक्स है। वो स्पेशल मीट स्टू और मशरूम वेजी सलाद तैयार करता है। सब टेस्ट करते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है। एलिजा खुश होकर कहती है, टाकेरू तुम तो कमाल के कुक हो। पोमो चुप रहता है। टाकू पूछता है, आपको पसंद नहीं आया क्या? एलिजा भी टेंशन लेती है। तभी पोमो कांपती आवाज में कहता है, ये इतना अच्छा है कि रोना आ रहा है। और सच में उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। कई दिनों से हम सूखा मीट ही खा रहे थे, आज बच्चों को खुश देखकर सुकून मिल गया। टाकू थोड़ी देर उसे देखता है, फिर हल्के से हंस देता है, अरे यार तुम तो खुशी के आंसू बहा रहे हो। पोमो तुरंत रोना रोकता है और हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तू जरूर कोई मैजिकल शेफ है, स्वाद का जादूगर। टाकू थोड़ा कंफ्यूज्ड, स्वाद का जादूगर, ये किस तरह का टाइटल है? सब हंस पड़ते हैं। माहौल खुशियों से भर जाता है। पोमो अपना गिटार निकालकर बजाता है। एलिजा उसके साथ गाती है। बच्चे नाचते हैं और टाकू को भी खींच लाते हैं। टाकू सोचता है, ऐसे मोमेंट्स ज्यादा बेहतर होते हैं। अकेले खाने से अच्छा है लोगों के साथ हंसना। उस रात पहली बार इस नई दुनिया में वो दिल से हंसता है। अगली सुबह बच्चे सो रहे होते हैं। टाकरू अपने टूल साफ कर रहा होता है। एलिजा आकर पूछती है, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? टाकरू कहता है, बस अपने सिजर साफ कर रहा हूँ। एलिजा मुस्कुराती है और कहती है, जो लोग अपने टूल्स का ध्यान रखते हैं वो हमेशा अच्छा काम करते हैं। ये सुनकर टाकू सोचता है, सच में छोटी छोटी चीजें करना कितना सेटिस्फाइंग होता है। शायद मटेरियल कलेक्ट करना ही मुझे सबसे ज्यादा सूट करता है। नाश्ते के बाद सब चलने के लिए तैयार होते हैं। इस बार टाकू फैसला करता है कि वो पोर्मो के साथ आगे वाली सीट पर बैठेगा। वो लगाम पकड़कर कहता है, चलो भाई यूनिकॉर्न, जरा तेज चलो। और सबसे सरप्राइजिंग बात, यूनिकॉर्न उसकी बात मान भी लेता है। पोर्मो हैरान होकर कहता है, इतनी जल्दी से तुम पसंद आ गए? टाकू तुरंत बोल देता है, नहीं नहीं, ये बस बहुत इंटेलिजेंट है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वे लोग टॉमी विलेज पहुंच जाते हैं। पोर्मो उसकी फैमिली टाकू को थैंक्स कहते हैं। टाकू भी मुस्कुराकर बोलता है, आपकी वजह से पूरा रास्ता पैदल नहीं चलना पड़ा। सब एक दूसरे को अलविदा बोलकर अपनी अपनी तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है, मार्लो उसे देखता है और बोलता है, अगर पोर्मो वापस आ गया इसका मतलब स्प्रिंग आ चुकी है। टाकू पूछता है, पोर्मो करता क्या है?
मार्लो समझाता है। विंटर में वो गर्म जगहों पर जाकर कपड़ों का काम करता है और जब वापस आता है हम समझ जाते हैं कि स्प्रिंग शुरू हो गई है। उनके लिए लाइफ आसान नहीं है, बिना घर के मुश्किल से गुजारा होता है। टाकू मन ही मन सोचता है, अब समझ आया वो डिनर पर क्यों रो रहा था। मैं लकी हूँ कि मेरे पास जीने लायक स्किल है। तभी मार्लो कहता है, तुम्हें जेरोमी को अपना काम रिपोर्ट करना चाहिए। टाकू बोलता है, हाँ बिल्कुल, चलते हैं। बी बच्चों के साथ खेलने रह जाता है और टाकू जेरोमी के पास जाता है। वो मिथ्रिल वाला मटेरियल उसे देता है। जेरोमी बिना कुछ बोले उस पत्थर को घूरता रहता है। लंबी चुप्पी हो जाती है। टाकू थोड़ा नर्वस हो जाता है। आखिर जेरोमी बोलता है, ये तो बिल्कुल इनसेन है, ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं, ये मिथ्रिल ओर है। टाकू शॉक में, सच में इतना वैल्यूएबल? जेरोमी कहता है, ये माना का कंडेंस्ड फॉर्म है, इसके कुछ टुकड़े ही पूरे किंगडम के मैजिक स्टोन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। टाकू पूरा हैरान, मतलब इतना पावरफुल? मुझे तो बस रास्ते में मिल गया। लेकिन वो असली सच नहीं बताता। जेरोमी हंसकर कहता है, अगर तुझे ऐसे ही मिल गया तो तू बहुत लकी बंदा है। फिर वो बोलता है, तुझे इस दुनिया का कॉमन सेंस सीखना जरूरी है, तुझे बेल्किन जाना चाहिए। वो समझाता है कि बेल्किन टॉर्मी से 1000 गुना बड़ा शहर है, जहाँ हर तरह की जानकारी मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट एडवेंचरस गिल्ड भी वही है। वहाँ से तुम सीख सकते हो कि ये दुनिया कैसे चलती है और तुम अपना कलेक्टेड मटेरियल भी बेच सकते हो। जेरोमी कहता है, तुम्हारे जाने से बुरा लगेगा, पर अगर तुम फेमस हुए तो टॉर्मी का भी नाम ऊंचा होगा। टाकू हल्की सी स्माइल करता है। फेमस होने का प्लान नहीं है, लेकिन बड़ी सिटी देखना मजेदार रहेगा। उस रात टाकू होटल में बैठकर रिसर्च करता है। गिल्ड क्या है, एडवेंचरस कैसे काम करते हैं, कॉम्बैट, सपोर्ट और कई तरह की रोल्स होते हैं। टाकू सोचता है, जब मैं एक नई दुनिया में आ ही गया हूँ तो एक एडवेंचरर बनकर दुनिया क्यों ना घूमूं। वो डिसाइड करता है, नेक्स्ट गोल बेल्किन जोकर गिल्ड ज्वाइन करना। लेकिन अभी टॉर्मी में उसके कुछ काम बाकी हैं। बी भी उसके साथ अग्री करता है। अगले कुछ दिन वे विलेज के लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं और उनके साथ एक छोटा सा फैमिली बॉन्ड बन जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो जाने के लिए तैयार होता है, विलेज की एक औरत उससे मिलती है और कहती है, ये लो हॉक की बोन्स वाला सूप पाउडर, कुछ स्पाइसेस और कुछ चीजें और। टाकू हंसकर बोलता है, नहीं नहीं, आपने पहले ही बहुत दे दिया, मैं ठीक हूँ। वो औरत थोड़ा उदास होकर कहती है, कल से तुम नहीं रहोगे, सबको तुम्हारी याद आएगी। टाकू भी स्माइल करता है, मुझे भी सब याद आएंगे। वो कहती है, सब चाहते थे कि तुम थोड़ा और रुको, लेकिन अगर जाना है तो कम से कम ये लंच बॉक्स ले जाओ, बेल्किन पहुंचने में 1 महीना लगेगा। और वो उसके हाथ में ढेर सारी चीजें रख देती है। रात को होटल में बैठकर टाकू सोचता है, मिथिल ओर का क्या करूं? जेरोमी खरीद नहीं पाया, शायद इससे कुछ खास बना लूं। वो लैंप और मिथ्रिल ओर लेकर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। अपनी माना और इमेजिनेशन से एक स्पेशल मैजिकल लैंप तैयार कर देता है, जो उसके प्लान के हिसाब से काम करता है। अगली सुबह पूरा गांव उसे फेयरवेल देने आता है। पोर्मो फिर से इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी टाकरू मार्ले के पास जाता है और कहता है, मैंने एक मैजिकल बैरियर टूल बनाया है। ये लैंप पूरे गांव के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर बना देगा। कोई भी क्रीचर या इंसान जिसके मन में बुरा इरादा होगा वो अंदर नहीं आ पाएगा। मार्ले थोड़ा हैरान होकर कहता है, इतना पावरफुल आइटम, तुम पक्का हो कि हम इसे रख लें? तब टाकरू हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, ये मेरा गिफ्ट है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आपकी सेफ्टी के लिए। मार्ले बस कहता है, तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, शुक्रिया टाकरू। और फिर टाकरू बी के साथ अपनी अगली जर्नी शुरू करता है बेल्किन की तरफ। नई सिटी, नए लोग, नए चैलेंज उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रास्ते में सोचता है बेल्किन कैसा होगा। तभी रोड के बीच में एक बड़ा जॉइंट क्रैब आ जाता है। टाकरू एवोल्यूशन स्किल यूज करता है और स्क्रीन पर लिख कर आता है, मून ब्लैक क्रैब, रैंक सी, ओमनिवोरस, एडिबल। टाकरू खुश होकर बोल देता है, बस आज क्रैब खाऊंगा। वो अपनी बॉडी पर रिडक्शन और हार्डन कास्ट करता है। फाइट के लिए तैयार ही हो रहा होता है कि बी एक तेज सोनिक अटैक से क्रैब को एक ही शॉट में गिरा देता है। टाकरू अंदर से शॉक भी और खुश भी, लेकिन तभी और क्रैब आ जाते हैं। वो कॉन्फिडेंट होकर कहता है, ये तो बस क्रैब है, साइड में ही मूव करते हैं। और तभी सारे क्रैब सीधा चलने लगते हैं। टाकरू दंग रहकर बोलता है, ये क्या हैक लगा लिया इन्होंने? बी तुरंत उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है और सारे क्रैब आपस में टकरा जाते हैं। टाकरू उसे थैंक यू बोलता है और डिसाइड करता है कि आखिरी क्रैब से वो खुद लड़ेगा। वो कहता है, आज तुझे खा के मजा आएगा, और एक हैवी स्ट्राइक मारकर वो क्रैब को हरा देता है। रात को कैंप फायर के पास टाकरू एक बड़ा पॉट रखता है। हार्डन कास्ट करके क्रैब के पैर तोड़ता है, पानी और नमक डालकर बॉईल करता है। थोड़ा समय बाद क्रैब तैयार हो जाता है। वो शेल तोड़कर खाना शुरू करता है। टाकरू और बी दोनों कहते हैं, ये तो स्वर्ग जैसा टेस्टी है। अगली सुबह लंबा सफर पूरा होता है और आखिरकार वे पहुंच जाते हैं कमर्शियल सिटी ऑफ बेल्किन। टाकरू पूरी सिटी देखकर स्टन हो जाता है। खूबसूरत आर्किटेक्चर, जैसे कोई फैंटेसी फोर्ट्रेस हो। वो एवोल्यूशन स्किल से चेक करता है। बेल्किन, किंगडम ऑफ एलिस्ट्रियो, सबसे बड़ा एडवेंचरस गिल्ड यही है। वो एंट्रेंस लाइन में लगता है। अपने मैजिकल बैग को वो डिस्गाइज कर देता है ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे, और बी से कहता है, थोड़ा छुप जाओ।
बी उसके कोर्ट के अंदर घुस जाता है। जब उसका नंबर आता है गार्ड्स इंस्पेक्शन करते हैं। एक गार्ड कहता है, अरे मटेरियल कलेक्टर, ये तो बड़े रेयर होते हैं। वे पूछते हैं, तुम अपनी चीजें बेचने आए हो क्या? टाकू नॉर्मली कहता है, नहीं नहीं, मैं तो एडवेंचरस गिल्ड ज्वाइन करने आया हूँ। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर कहता है, अच्छा, ये सिटी तो कॉमर्स और एडवेंचर दोनों का सेंटर है। तुम जैसे लोग यहाँ वेलकम हैं, लेकिन चेक जरूरी है। वो बताता है कि अब वो एक स्पेल कास्ट करेगा, अवेरिस। टाकू थोड़ा कंफ्यूज्ड, ये क्या है भाई? इंस्पेक्टर समझाता है, इससे हम चेक करते हैं कि न्यू कमर्स के पास कोई बुरा या इलीगल आइटम तो नहीं। वो एक मैग्नीफाइंग टूल निकालकर स्पेल कास्ट करता है, कुछ भी डेंजर नहीं निकलता। दूसरा गार्ड उसके आइटम्स चेक करता है, सब नॉर्मल। टाकू राहत की सांस लेता है, लेकिन क्यूरियोसिटी में अपना एवोल्यूशन स्किल एक्टिव कर देता है। वो देखता है इंस्पेक्टर का नाम है रेडिन, बेल्किन गेट का सिक्योरिटी ऑफिसर। फिर वो और डीप स्कैन करता है और अपनी ही स्टेटस दिख जाती है। टकेरो, एज 19, नो रैंक, कैन यूज मैजिक, सम स्किल्स, नो स्पिरिट। टाकरू मन में सोचता है, लगता है गॉड ने जो पावर दी है वो सब हिडन है। इंस्पेक्शन खत्म होने ही वाला होता है कि रेडिन पूछता है, तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लेसिंग है? टाकू थोड़ा शॉक होता है, फिर बोलता है, चलो बताने के बजाय दिखा देता हूँ। वो कहता है, बी बाहर आ जाओ, और छोटा ड्रैगन भी उसके कोट से निकल आता है। रेडिन तुरंत प्रोफेशनल बनकर कहता है, तुम्हें अपने ड्रैगन को टैग लगाना होगा ताकि सबको पता चले कि ये तुम्हारा है। टाकू अपने बैग चेक करता है और वो एम्यूलेट निकालता है जो गांव के बच्चों ने उसे दिया था। टाकरू एम्यूलेट बी की टेल पर बांध देता है। रेडिन कहता है, परफेक्ट, यही काफी है, मैं मेयर को इन्फॉर्म कर दूंगा। इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद गार्ड बताता है, एडवेंचरर गिल्ड सीधा मेन स्ट्रीट के एंड पर है, वो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है। टाकरू उन्हें थैंक्स बोलता है और रेडिन कहता है, वेलकम टू बेल्किन। टाकरू और बी सिटी के अंदर एंटर करते हैं। टाकरू आसपास देखकर कहता है, लगता है जैसे मैं फिर से किसी नए वर्ल्ड में आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है यूरोपा एडवेंचरर गिल्ड। टाकरू कहता है, लगता है यही है। अंदर जाते ही एक बनी ईयर वाली क्यूट रिसेप्शनिस्ट उसे वेलकम करती है। वो कहती है, वेलकम टू यूरोपा गिल्ड, मैं हूँ एरिना। न्यू एडवेंचरर का रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है। वो टाकरू को अपने ऑफिस ले जाती है और एक फॉर्म देती है। फॉर्म में सिर्फ नेम और ऑक्यूपेशन लिखना होता है। टाकरू सोचता है, मुझे तो लैंग्वेज लिखनी नहीं आती, लेकिन जैसे ही सोचता है, नाम और बाकी चीजें अपने आप कागज पर लिख जाती हैं। वो खुद हैरान, ये कौन सी स्किल चल रही है भाई? फॉर्म पूरा होने पर एरिना उत्साहित होकर कहती है, वाओ, मटेरियल कलेक्टर, ये रेयर प्रोफेशन है। फिर पूछती है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस है? टाकरू कैजुअली कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। एक जायंट बर्ड, एक वुल्फ और एक सर्पेंट से फाइट की है। एरिना थोड़ा शॉक, सच में? कोई प्रूफ? टाकरू कंफ्यूज, वो बहुत बड़ा है, मैं निकालूं? एरिना कहती है, हाँ हाँ दिखाओ। टाकरू आइटम बॉक्स से मून ब्लैक क्रैब निकाल देता है और एक जायंट क्रैब पूरे गिल्ड में गिरता है। एरिना का पूरा डेस्क क्रश हो जाता है। वो चीख कर भाग जाती है। कमरा धूल से भर जाता है। जब धूल हटती है, सब लोग सिर्फ उस क्रैब को देख रहे होते हैं, पूरी शॉक मोड में। टाकरू अक्रू कोन में ये मून ब्लैक क्रैब है। किसी एडवेंचरर को साफ दिखता है ये आइटम बॉक्स इस्तेमाल कर रहा है। टाकरू समझाता है, वो तो गिफ्ट था, मैंने खुद नहीं बनाया। एक एडवेंचरर अपनी स्किल यूज करता है और कहता है, मैंने वेरासिस स्किल का यूज किया, इसका रंग ब्लू है, मतलब ये सच बोल रहा है और साफ दिल का बंदा है। फिर वो बोलता है, चलो इवैल्यूएशन और पेमेंट की बात करते हैं। लेकिन एरिना बीच में रोकती है, रुको, ये अभी रजिस्ट्रेशन में ही है। सभी कंफ्यूज्ड, उन्हें लगा टाकरू क्रैब बेचने आया है। टाकरू कैजुअली बोलता है, नहीं, मैं तो इसे खाने वाला हूँ। सब फिर शॉक, तुम इसे खाओगे? टाकरू ऑकवर्ड मुस्कान, हाँ ये क्रैब मीट बहुत टेस्टी होता है। सब इग्नोर करके रजिस्ट्रेशन फिर आगे बढ़ाते हैं। एरिना पूछती है, तुम्हारा कोई पार्टी मेंबर है? टाकरू बी की तरफ इशारा करता है, हाँ वो मेरा पार्टनर है। सबके एक्सप्रेशन फ्रीज, एक ड्रैगन उसका पार्टनर है। टाकरू की रेपुटेशन वहीं से शूट अप हो जाती है। सब इम्प्रेस। एरिना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करती है और कहती है, सभी एडवेंचरर्स रैंक F से शुरू करते हैं, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। टाकरू मुस्कुराता है और अपना नया एडवेंचर ब्रेसलेट पहन लेता है जो उसके पुराने ब्रेसलेट से मैच करता है। थोड़ी देर बाद टाकरू उस मरे हुए एडवेंचरर के परिवार के साथ जाता है जिसे उसने जंगल में पाया था। वो उन्हें उनकी बिलोंगिंग्स देता है और शांत आवाज में कहता है, मैंने उसे टोरिम के पास जंगल में पाया था, उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। उनकी माँ रोने लगती है। टाकरू चुपचाप उनके साथ खड़ा रहता है। पिता सिर झुकाकर शुक्रिया करते हैं। बाद में टाकरू गिल्ड के अप्रेजर से मिलता है और बेचता है 8 पैरा लीव्स, 6 पोलवेन रूट्स, 20 लापिस और मीरे मशरूम्स। अप्रेजर एक्साइटेड, इतने बड़े मशरूम्स मैंने कभी नहीं देखे, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अब क्लाइंट्स स्पेशल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। टाकरू हम्बल होकर, मैं ऑनर्ड फील करता हूँ। तभी एरिना कमरे में आती है। टाकरू, बहुत सारे जॉब रिक्वेस्ट आए हैं, सारे तो नहीं कर सकते, कुछ चूज कर लो। टाकरू, ठीक है। एरिना, ग्रेट, मैं क्लाइंट्स को बता दूंगी। एक लंबा टायरिंग दिन खत्म होता है और टाकरू डिसाइड करता है पब्लिक बात जाने का। गर्म पानी में रिलैक्स होते हुए सोचता है, इस दुनिया में आए आधा महीना हो गया। जब हम बेल्किन आए थे ये बाथरूम कितना गंदा था, अच्छा हुआ मैंने क्लीन मैजिक यूज किया,
अब दिन के एंड में थोड़ा आराम मिल जाता है, एक छोटी सी लग्जरी जो उसे सच में सुकून देती है। तभी एक लिड मैन एडवेंचरर जिसका नाम क्लेस्टन है उसके पास आता है। टाकरू थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्लेस्टन कहता है, पुरानी चोट फिर से दर्द कर रही है, लगता है बारिश होने वाली है। बातों बातों में क्लेस्टन मुस्कुराते हुए बोलता है, सुना है तुम हीलिंग मैजिक भी यूज करते हो, किसी बीमार आदमी को क्योर किया था ना? टाकरू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बस इमिटेट कर रहा था जो मैंने पहले देखा था, पैसे नहीं लिए। क्लेस्टन जोर से हंसता है, सच में तुम एक सेल्फलेस बंदे हो, लेकिन अगर चाहो तो इसी स्किल से अमीर भी बन सकते हो। टाकरू थोड़ा टेंस होता है, सोचता है क्या लोग मुझे इस वजह से पसंद नहीं करेंगे? क्लेस्टन हंसते हुए कहता है, तुम सच में अलग हो, लेकिन ध्यान रहे ऐसे लोग ज्यादा नोटिस में आते हैं। टाकरू कैजुअली बोलता है, मैं अभी जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ, रैंक बढ़ाने का मन नहीं है, मुझे बस कुछ शार्प सीजर चाहिए मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। क्लेस्टन मुस्कुराकर निकलते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें इस दुनिया के बारे में और सीखना चाहिए। कुछ दिन बाद टाकरू फिर गिल्ड आता है, एक और जॉब कंप्लीट करने के बाद। वहीं अप्रेजर फिर से कहता है, टाकरू तुम्हें रैंक अप कर लेना चाहिए, तुम्हारे जैसे बंदे के लिए हायर रैंक मुश्किल नहीं है। लेकिन टाकरू फिर से शांति से बोलता है, मुझे रैंक बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस पीस चाहिए। जैसे ही बात खत्म होती है, गिल्ड के दरवाजे जोर से खुलते हैं। एक एडवेंचरर दौड़ते हुए आता है, गॉब्लिन्स अटैक कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर तुरंत ऑर्डर देता है, सब रैंक डी और ऊपर के एडवेंचरर्स और जितने भी हीलर्स और मेडिक्स हैं उन्हें नॉर्थ स्टेशन भेजो। तभी एक छोटी सी लड़की म्यूस्ले रिपोर्ट देती है, सर रैंक ए के एडवेंचर्स में से ब्रैक और मुहम बाहर है, लेकिन क्लेस्टन अवेलेबल है। गिल्ड मास्टर तुरंत कहता है, तो फिर उस रेड ड्रैगन को बुलाओ। टाकरू सोचता है, मैं तो सिर्फ रैंक एफ हूँ, ये सब मेरे लेवल का बाहर है। वो चुपके से निकलने लगता है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे रोक लेता है, तुम भी चल रहे हो? टाकरू शौक में, मैं तो रैंक एफ हूँ भाई। मीटिंग में सभी एडवेंचरर्स इकट्ठे होते हैं। गिल्ड मास्टर मैप पर पॉइंटर लगाता है, फ्रंट लाइन अभी स्टेप प्लेन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गॉब्लिन्स सीधे बैरहम की तरफ मार्च कर रहे हैं, हमें उन्हें सावेलेस्ट रिवर के ब्रिज से क्रॉस नहीं करने देना। सभी वॉरियर्स एड्रेनलिन से भरे हुए हैं, एक्साइटेड हैं। टाकरू उन्हें देखकर सोचता है, ये लोग तो कॉम्बैट के दीवाने हैं और मैं एक सिंपल क्राफ्टर, बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा हूँ। तभी दो एडवेंचरर्स डियागो और ऑरलैंडोस के पास आते हैं। हे रे कैफ, बस पीछे ही रहना, तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं है वैसे भी। दोनों हंसते हैं। टाकरू ऑकवर्ड स्माइल। तभी गिल्ड मास्टर उसके पास आता है, तुम वही हो ना जिसके बारे में ग्रिट ने इतनी तारीफ की थी? टाकरू नर्वस, हाँ शायद मैं ही हूँ। मास्टर मुस्कुराता है, सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं और ग्रिट किसी को इतनी आसानी से अप्रिशिएट नहीं करता। टाकरू ब्लश करता है, मैं ऑनर्ड फील करता हूँ। मास्टर उसकी आंखों में देखता है बिना ब्लिंक किए। टाकरू भी सीधे देखता रहता है। मास्टर जोर से हंस पड़ता है, पहली बार कोई मेरी आंखों में देखा और डरा नहीं। तुम दिखते तो सिंपल हो, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल लगते हो। डियागो और ऑरलैंडो बैकग्राउंड में जलने लगते हैं। मास्टर उन्हें इग्नोर करता है और टाकरू से कहता है, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बस लड़ो उसके लिए जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मसले पास आती है, थोड़ा सैड टोन में, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर ने रैंक एफ को भी भेज दिया, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। टाकरू कंफ्यूज्ड, लेकिन तुम डर रही हो। मसले उसकी आर्म पकड़ लेती है जैसे उसकी लाइफ उसी पर डिपेंड करती हो। टाकरू समझ जाता है, अगर ये इतनी डर गई तो बैटल में प्रॉब्लम होगी। टाकरू जेंटली कहता है, देखो हम लोग रेयर साइड पर हैं, तुम्हें बस हील करना है, फाइट नहीं। डर लगना नॉर्मल है, जो बैटल फील्ड में लड़ते हैं वो भी डरते हैं, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, बस अपना बेस्ट देना। म्यूस्ले अपनी आंखें में आंसू लेकर उन्हें पोंछते हुए मुस्कुराती है, तुम सही कह रहे हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो फिर से कॉन्फिडेंट हो जाती है। बेस पर वापस आते ही क्ले टाकरू के पास आता है। उसकी पहले दी गई जज्बाती स्पीच से इंप्रेस होकर हंसते हुए कहता है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने पैशन से बोल सकते हो। टाकरू पूछता है, तुम फ्रंट लाइन पर नहीं जा रहे? क्ले कहता है, आज मेरी पुरानी चोट फिर से दर्द कर रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा। टाकरू समझ जाता है कि ये वही गहरी चोट है जो उसने क्ले के पीठ पर पहले देखी थी। वो पूछता है, क्या ये चोट तुम्हें शर्म का एहसास दिलाती है? क्ले थोड़ा चुप हो जाता है और धीरे से कहता है, हाँ, लोग सोचते हैं कि मैं किसी दुश्मन से भाग गया था। टाकरू तुरंत बोलता है, लेकिन तुमने वो चोट किसी को बचाते हुए खाई थी ना? तुम जिंदा हो, इसका मतलब है अभी भी तुम किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्ले हैरान होता है, शायद तुम सही कह रहे हो। अचानक गिल्ड मास्टर की आवाज गूंजती है, फॉरेशन टूट चुके हैं, दुश्मन पास आ रहे हैं। क्ले बिना सोचे अपना हथियार उठाता है, चाहे मेरा शरीर टूट जाए मैं सबको बचाऊंगा, और बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ जाता है। टाकरू उसे रोक नहीं पाता, लेकिन अंदर से सोचता है, अगर क्ले अपने आप को बर्बाद कर देगा तो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वापस बेस पर म्यूस्ले अब थोड़ा संभल चुकी थी। टाकरू देखता है और कहता है, मैं अब और नहीं भाग सकता। वो अपना स्टाफ निकालता है और एक पावरफुल मैजिक शील्ड एक्टिवेट करता है। एक ग्लोइंग वॉल पूरे बेस को ढक लेती है। फिर वो म्यूस्ले से कहता है, मैं क्ले के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ इंजर्ड लोगों का ख्याल रखो। टाकरू अपने हाथ और पैरों पर हार्ट स्पेल लगाता है और बैटलफील्ड की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके सामने दर्जनों गॉब्लिन आ जाते हैं।
टाकरू कहता है, बी अब तुम्हारी बारी। छोटा ड्रैगन बी एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और सारे गॉब्लिन्स सेकंडों में गिर पड़ते हैं। डियागो और ओरलैंडो वहां पहुंचते हैं। तुमने हमारी जान बचाई, लेकिन एक हायर रैंक मॉन्स्टर गॉब्लिन सर्जेंट अभी भी जिंदा है। वही फ्रंट लाइन तोड़कर आया था। क्ले अब उनसे अलग हो गया है और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। सीन कट होता है। क्ले अकेले गॉब्लिन के बीच बारिश में लड़ रहा है। उसके पुराने जख्म फिर से दर्द करने लगते हैं और वो एक बार मिस्टेक कर देता है। जब गॉब्लिन्स उस पर टूट पड़ते हैं, टाकरू का ड्रैगन बी उन्हें बिजली से मार गिराता है। टाकरू तेज दौड़कर क्ले तक पहुंचता है। मुझे पता था ये मौसम तुम्हारे जख्मों को और दर्द देगा। क्ले चीखता है जब टाकरू उसकी पीठ पर हाथ रखता है। टाकरू कहता है, अब पीछे हट जाओ, मैं काउंटर अटैक प्लान करता हूँ। अचानक एक जबरदस्त रोर सुनाई देती है। क्ले कहता है, अब पीछे नहीं हट सकते। गॉब्लिन सर्जन स्टेज पर आ चुका है, बड़ा मसल्स और ताकत से भरा हुआ। दोनों अटैक से बचते हुए एक साइड चले जाते हैं। क्ले चिल्लाता है, मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम भाग जाओ। टाकरू सोचता है, ये स्कार तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी खास इंसान की याद है? क्ले कहता है, नहीं, सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी का निशान है, मुझे ये पसंद नहीं। तो फिर अगर मैं इन्हें मिटा दूं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाकरू का ड्रैगन बी एक मैजिक बैरियर बनाता है। टाकरू अपने बैग से बर्डियर्स का पानी निकालता है और क्ले के पीठ पर डालता है, फिर एक स्पेल चांट करता है। रेडियोटिव फुलेस मैजिक की चमक क्ले के जख्मों पर फैल जाती है। हवा में डिवाइन लाइट भर जाती है। सारे जख्म एक पल में भर जाते हैं। क्ले घुटनों पर गिरता है, लेकिन उसके चोट के निशान पूरी तरह गायब हो जाते हैं। उसका शरीर चमकने लगता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, एनर्जी वेब निकलने लगती है। टाकरू हैरान, ये क्या हो रहा है? क्ले अपने हाथ देखता है। मुझे लगता है कि मेरी ताकत अंदर से उभर रही है, मैं फिर से जवान महसूस कर रहा हूँ। फिर वो गरजता है, आओ गॉब्लिन्स। सिर्फ कुछ मिनट में सभी गॉब्लिन्स उसके सामने गिर पड़ते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद गिल्ड मास्टर आता है और टाकरू से कहता है, बताओ, क्ले स्टोन का पावर तुमने अनलॉक किया था ना? टाकरू मुस्कुराता है, मैंने तो सिर्फ हीलिंग स्पेल यूज किया था। गिल्ड मास्टर संकोच करता है, मुझे लगता है ये सब कुछ नहीं है, मैंने सुना तुमने बहुत बड़ा स्पेल भी कास्ट किया। टाकरू तुरंत बोलता है, वो तो बी ने किया था, मेरा छोटा ड्रैगन। गिल्ड मास्टर थोड़ा सीरियस, तुम असल में कौन हो? टाकरू कहता है, मैं तो बस एक एफ रैंक एडवेंचरर हूँ जो मटेरियल कलेक्ट करता हूँ। गिल्ड मास्टर हंसते हुए, ठीक है, तुम्हें अपने काम के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। उस रात क्ले टाकरू के कमरे में आता है। बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया? टाकरू मुस्कुराता है, लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। क्ले कहता है, ठीक, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ जल रहा है, तुमने क्या डाला मेरे अंदर? टाकरू उसे शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स, मैंने सिर्फ एक एलिमेंट मैजिक का पानी डाला और एक स्पेल कास्ट किया, रेड फ्लूस। क्ले कंफ्यूज होता है, एलिमेंट पानी? टाकरू हंसते हुए समझाता है, हाँ, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मैजिकल एसेंस है जो एंशिएंट ड्रैगन व्यूडेस के अंडरग्राउंड लेक से लाया गया है। क्ले शॉक में, वेट, बी एक एंशिएंट ड्रैगन है? टाकरू मुस्कुराता है, हाँ, मैंने सोचा था कि ये होली वाटर जैसा काम करेगा। मैजिक से भरा पानी स्किन के जरिए अब्सॉर्ब हो जाता है और हीलिंग स्पीड बढ़ जाती है। क्ले थोड़ा इम्प्रेस्ड, तुम तो एडवांस्ड हीलिंग स्पेल जानते हो? टाकरू हंसते हुए, नहीं, मैंने बस कॉपी किया जो मैंने पहले देखा था। फिर वो समझाता है, हीलिंग मैजिक तब ज्यादा असर करता है जब तुम्हारे दिमाग में ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्लियर हो, नर्व्स, मसल्स, एनर्जी फ्लो, सब कुछ। क्ले अब सीरियस होकर देखता है और पूछता है, तुम असल में कौन हो? रूम में एक भारी खामोशी छा जाती है। टाकरू सोचता है, मुझे उस गॉड ने मना किया था अपनी आइडेंटिटी बताने से, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो सब कुछ बदल जाएगा। अपनी पुरानी पीसफुल लाइफ खोना नहीं चाहता, लेकिन क्ले का एहसानमंद हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्ले उसे देखता है और कहता है, अगर तुम्हें असुविधा हो रही है तो मैं नहीं पूछता। वो धीरे धीरे निकलने लगता है, लेकिन टाकरू तुरंत कहता है, रुको, मैं बताता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। क्ले रुक जाता है, आंखों में क्यूरियोसिटी झलक रही होती है। टाकरू धीरे से कहता है, मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। रूम में लंबा साइलेंस फैल जाता है। क्ले हड़बड़ाकर कहता है, तुम पागल हो क्या? टाकरू नर्वस हंसी के साथ, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। अब दोनों के बीच एक इमोशनल और थोड़ा कंफ्यूजिंग मोमेंट चलता है। टाकरू समझाने की कोशिश करता है कि री-इनकार्नेशन का मतलब क्या होता है। क्ले सोचता है शायद वो कह रहा है कि जब एक आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। टाकरू मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही, मैं एक बार मर चुका हूँ और इस नए शरीर में दोबारा जन्म लिया हूँ। क्ले शॉक में, कुछ मिनट्स लगते हैं उसे ये सब समझने में। टाकरू उसे बैठाकर डिटेल्स में समझाता है, कैसे मर गया, कैसे वापस आया और अब तक क्या हुआ। क्ले थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये सब सुनकर अजीब लगता है, पर एक बात सच है, तुमने मेरे पुराने जख्म ठीक कर दिए और मुझे एक ड्रैगन न्यूड बना दिया। टाकरू समझाता है, ड्रैगन न्यूड वो पुरानी और रेयर स्पीशीज है जो लिजर्ड ड्रैगन के एंसेस्टर्स कहलाती है। क्ले खुश होता है, लेकिन अंदर से थोड़ा डरा हुआ भी। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कंट्रोल खो दूं और सब कुछ बर्बाद कर दूं।
टाकरू उसे शांत करने की कोशिश करता है। रिलैक्स, टाइम के साथ तुम इस फॉर्म में आदत डाल लोगे। क्ले थोड़ा गुस्सा होकर, तुम सब कुछ इतना कैजुअली क्यों लेते हो टाकरू? थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी बनो। टाकरू बस सिर हिलाता है, जानता है कि उसे सुनना ही पड़ेगा। इसके बाद टाकरू और उसके साथी एरिस्टियन डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा घूमकर टाकरू एक वेपन शॉप के सामने रुकता है। एक कैट ईयर वाली लड़की उसका स्वागत करती है। उसका नाम रिग्स है। वो पूछती है, क्या आपको कुछ पसंद आया? टाकरू कहता है, मटेरियल कलेक्ट करने के लिए नए सीजर्स चाहिए, मेरी पुरानी तो खराब हो गई है। रिग मुस्कुराते हुए, हमारे पास नहीं है, लेकिन आप तो वही फेमस मटेरियल कलेक्टर हैं जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं। टाकरू हाँ कहता है। रिग आगे कहती है, मेरे मास्टर ग्रॉस एक टॉप क्लास ब्लैकस्मिथ हैं, शायद वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो उसे अंदर ले जाती है और वर्कशॉप दिखाती है। टाकरू उसकी कला देख के इम्प्रेस हो जाता है। रिग कहती है, एक दिन मैं भी अपने मास्टर से टेक्निक चुरा कर एक ऐसी तलवार बनाऊंगी जो एक हीरो के लायक हो। टाकरू मुस्कुराता है, मैं दुआ करता हूँ तुम्हारा सपना जरूर पूरा हो। फिर दोनों मास्टर ग्रॉस के ऑफिस में जाते हैं। रिग इंट्रोड्यूस करती है, ये वही कलेक्टर हैं जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं। ग्रॉस थोड़ा स्पेक्टिकल लगते हैं क्योंकि ये नया बंदा उनके लिए बहुत बड़ी रेपुटेशन वाला है। टाकरू कहता है, बस थोड़ा लक साथ दे गया। रिग आइडिया देती है, मास्टर क्यों ना ये बंदा हाइड्रा लेकर आए, इससे हमारी एम्बिशन के लिए परफेक्ट शॉट बन सकती है। ग्रॉस तुरंत मना कर देता है, बिल्कुल नहीं, रिहाई माइंड बहुत डेंजरस जगह है, मैं किसी कलेक्टर को वहां नहीं भेजूंगा। रिग फिर भी इंसिस्ट करती है, अगर आप उसे चांस ही नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? ग्रॉस गुस्सा हो जाता है। रिब जिद पर आ जाती है, अगर आपको इतना भरोसा नहीं है तो सेकंड रेट मटेरियल से ही शॉट बना लीजिए, देखते हैं फिर लोग आपको मास्टर कहते हैं या नहीं। ग्रॉस का पेशेंस टूट जाता है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे ऐसे बोलने की? तुम्हें पता है कि रिहाई माइंड कितनी खतरनाक जगह है, वहाँ सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डीमंस भी आ गए हैं। वो थोड़ा शांत होकर कहता है, मैंने भी ये अफवाह सुनी है, लगता है हाइड्रा मिनरल के सप्लाई के कम होने का कारण वही प्राणी हैं जो उस माइन के अंदर रहते हैं। ग्रॉस फिर सीरियस होकर रिब से पूछता है, रिब क्या तुमने ये सब उस कलेक्टर को बताया? रिब चुप हो जाती है। ग्रॉस कहते हैं, एक लोहार जो किसी की जान की कदर नहीं करता, उसे हकदार नहीं कहा जा सकता कि वो हथौड़ा उठाए। फिर ग्रॉस टाकरू की तरफ देखता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम यहाँ आए हो, पर मैं किसी जवान को मौत के मुंह में नहीं भेज सकता, सिर्फ एक तलवार के लिए। रिब की आंखों में रिस्पेक्ट झलकता है। वो समझ जाती है कि उसके मास्टर की बात सही है। वो टाकरू से सॉरी कहती है, प्लीज इस मिशन को भूल जाओ। टाकरू बस हल्का मुस्कुराता है और सबको बिस्किट ऑफर करता है। फिर कामली कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि हाइड्रा मिनरल सिर्फ रिहाई माइन में ही मिलता है। अगर मैं वहां जाकर हाइड्रा ओर लेकर आऊं तो क्या आप मेरे लिए एक स्पेशल सिजर बनाएंगे जो सिर्फ मैं यूज कर सकूं? क्रॉस थोड़ा हैरान होता है, लड़के तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? टाकरू कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। और इसे प्रूव करने के लिए वो अपने बैग से क्रीचर का एक बॉडी पार्ट निकालता है। ये वही बीस्ट था जिसे बी रैंक एडवेंचरर भी मुश्किल से हरा पाते। ग्रॉस देखता है और समझ जाता है कि टाकरू कोई आम आदमी नहीं है। फाइनली वो मिशन अलाउ कर देता है। थोड़ी देर बाद टाकरू कैरेज में बैठा होता है। उसका डेस्टिनेशन बैरिया विलेज, जहाँ से रहाई माइन का रास्ता जाता है। उसके साथ बी भी है जो रैंडमली बोल पड़ती है, मुझे क्रैब खाना है। टाकरू मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो हमारे पास क्रैब खत्म हो गया है। कैरेज में कुछ पैसेंजर्स बातें कर रहे होते हैं। कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। रॉबरी पास की सारी पॉइजनस हर्ब्स एक रात में मुरझा गईं। व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। टाकरू चुपचाप सुनता है और सोचता है, बस ये सब मेरी वजह से ना हो। थोड़ी देर बाद कैरेज एक छोटे गांव पर रुकता है। एक हॉर्स ट्रेडर मिलता है। टाकरू सोचता है, काश मेरे पास अपना एक घोड़ा होता, ट्रैवल कितना आसान हो जाता। तभी वो देखता है एक लड़की किसी सेलर से झगड़ा कर रही है। वो पहचानता है ये वही एल्फ लड़की है जिससे पहले मिला था। एल्फ लड़की कहती है, मैंने एक व्हाइट प्योर हॉर्स मांगा था जो आसमान में उड़ सके, और तुम मुझे ये क्या दिखा रहे हो? ये एक बड़ा व्हाइट बॉडी था, घोड़ा नहीं। सेलर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम हम हॉर्स उन सब क्रीचर को कहते हैं जो लोड उठा सके, चाहे वो जायंट ईगल हो या बड़ा क्रो। एल्फ शॉक में, ओह लगता है मैंने ऑर्डर कलर दे दिया। सेलर मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, मुझे भी कंफर्म करना चाहिए था। अगर असली व्हाइट पैगेसस चाहिए तो रॉयल किंगडम ड्वार्फ के देश जाना पड़ेगा। एल्फ खुश होकर चली जाती है। टाकरू सोचता है, लगता है हम दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है। रास्ते में टाकरू और बी डिसाइड करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए रिसोर्स कलेक्ट कर लें। सबसे पहले नो रैट मशरूम, ग्रीन कैप वाला, व्हाइट डॉट्स, पॉइजनस दिखता है लेकिन बहुत न्यूट्रियस, स्टैमिना बढ़ाता है। फिर मुआसो मशरूम, रेड कैप और व्हाइट डॉट्स, खाने से ग्रोथ और डेवलपमेंट तेजी से होती है। टाकरू नेचर को देखकर कहता है, ये जंगल तो लिटरली ट्रेजर है इंग्रेडिएंट्स का। थोड़ा आगे जाकर मूनलाइट ग्रास, येलो फ्लावर सिर्फ क्रेसेंट मून के नीचे खिलता है। इसका नेक्टर स्पिरिट्स का फेवरेट है और थकान मिटा देता है। पीसने पर पावरफुल ऑइंटमेंट बनता है।
फटीग दूर करता है। टाकरू कुछ मूनलाइट ग्रास कलेक्ट कर ही रहा होता है, तभी जंगल के अंदर से एक फेमिलियर ग्राउल सुनाई देता है। अभी आवाज उसके लिए पहचानी हुई थी। जैसे ही वो आवाज की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें एक एल्फ लड़की मिलती है। वो पेड़ के सहारे बैठी होती है, पूरी थकी, प्यास और भूख से बेहाल एल्फ। टाकरू तुरंत अपनी बोतल निकालता है और उसे पानी पिलाता है, फिर बैग से थोड़ा खाना भी देता है। एल्फ धीरे धीरे पानी पीती है और थोड़ा खाना खाती है। चेहरे पर धीरे धीरे फिर से रंग आने लगता है। वो उठकर टाकरू के पास आती है, हाथ बढ़ाती है और कहती है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। टाकरू मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। एल्फ के शरीर से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। टाकरू तुरंत क्लीन मैजिक कास्ट करता है। बस कुछ सेकंड में एल्फ पूरी तरह से साफ और फ्रेश हो जाती है। टाकरू कैजुअली कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक प्योर और एलिगेंट एल्फ का इमेज हर सेकंड टूटे। एल्फ हंसी से मुस्कुराती है और अपना नाम बताती है, ब्लरेटा ब्रोलाइट। मुझे पता है कि एल्फ का नाम ह्यूमंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तुमने मेरी 2 बार मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। टाकरू हाथ हिलाता है, अरे नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया। ब्लरेटा थोड़ी सीरियस टोन में कहती है, एल्फ्स कभी भी काइंडनेस का बदला बेपरवाही से नहीं देते। टाकरू मुस्कुराता है, मैं ये सब बदले में नहीं करता। लेकिन ब्लरेटा नहीं मानती। कम से कम मुझे तुम्हारा साथ तो देने दो, मैं हेल्प करूंगी। बी एक्साइटेड हो जाता है, मुझे ये आइडिया पसंद है। और इस तरह ब्लेरेटा टाकरू की टीम का टेम्पररी मेंबर बन जाती है। टाकरू नो रैट मशरूम कलेक्ट कर रहा होता है। बी और ब्लेरेटा दोनों हंसते हुए दौड़कर आते हैं। ब्लेरेटा एक्साइटेड टोन में कहती है, टाकरू देखो मैंने क्या पाया। वो एक छोटी चीज दिखाती है। टाकरू कहता है, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। ब्लेरेटा थोड़ी डिसअपॉइंट होती है, पर हार नहीं मानती। कुछ देर बाद फिर आती है और इस बार टाकरू कहता है, अब ये सच में एक्सक्रीमेंट है। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। टाकरू बस उन्हें देखता है और सोचता है, लगता है इन दोनों की मेंटल एज लगभग एक ही है। शाम ढलती है, पेड़ों के पीछे सूरज की लाल रोशनी छिप जाती है। ब्लेरेटा कहती है, मैं जाकर कुछ लकड़ी ले आती हूँ फायर के लिए। टाकरू कहता है, मेरे पास मैजिक स्टोन है, बिना लकड़ी के भी फायर जला सकते हैं। ब्लेरेटा समझाती है, एक कैंप फायर का निशान छोड़ना इम्पोर्टेंट है ताकि दूसरे ट्रैवलर समझें कि ये जगह सेफ है। वो निकल जाती है और कुछ देर बाद वापस आती है, लेकिन हाथों में लकड़ियां नहीं, एक बड़ा ट्रंक लेकर। टाकरू हैरान, तुम ये क्या लेकर आई हो? ब्लेरेटा मुस्कुराती है, बस देखो। वो ट्रंक हवा में उछालती है, खुद जंप करती है और छोटे छोटे लकड़ियों में काट देती है। पीसेस बिल्कुल इवन और परफेक्ट कट में जमीन पर गिरते हैं। टाकरू शॉक में, यार ये सब एल्फ्स ऐसी ही होती हैं। टाकरू अपनी वेपन स्किल एक्टिवेट करता है। उसके सामने आता है स्टिल याम्बिला, रैंक ए, हाई एल्फ ट्रेजर डैगर। इसमें विंड स्पिरिट पावर समाया है। सिर्फ प्योर ब्लड लाइन वाले एल्फ इसे वीर कर सकते हैं। टाकरू इम्प्रेस्ड, नो वंडर तुमने ट्रंक को कॉटन जैसे काट दिया। उसके बाद टाकरू अपने फेवरेट सूप बनाता है, थिक हर्बल स्ट्यू जिसमें मूनलाइट ग्रास और फॉरेस्ट हर्ब्स का फ्लेवर होता है। ब्लेरेटा और बी एक्साइटेड। जैसे ही ब्लेरेटा पहली शिप लेती है, उसका रिएक्शन प्राइसलेस होता है। टाकरू थोड़ा शर्मा कर, अरे तुम लोग तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पर अंदर से खुश भी होता है। खाते खाते ब्लेरेटा पूछती है, टाकरू तुम वॉस रॉल किंगडम जा रहे हो ना? टाकरू हाँ में सिर हिलाता है, हाँ मुझे वहाँ रिहाई माइन के हाइड्रल मिनरल कलेक्ट करना है। ब्लेरेटा क्यूरियस, तुम्हें हाइड्रल मिनरल क्यों चाहिए? थोड़ी सीरियस एक्सप्रेशन में कहती है, मैं एक व्हाइट पेगासस ऑफ स्काई ढूंढ रही हूँ, वही जिसका सपना मेरी बहन रियोटिक कारा ने हमेशा देखा था। टाकरू सीरियस होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर चिपके ब्रेड क्रम्स दिखते हैं, पूरा मोमेंट उठ जाता है। ब्लेरेटा फेस स्लीव से साफ करती है, लगता है मुझे फिर से तुम्हारा खाना खिलाने की आदत पड़ गई है। टाकरू हंसता है, तो तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ ना, मुझे कोई चाहिए जो नई ट्रिक सिखा सके, जैसे ये कैंपफायर का आइडिया। ब्लेरेटा थोड़ा हैरान, बस इतना ही चाहिए तुम्हें? टाकरू कैजुअली, हाँ मुझे लगता है ये काफी बड़ा फेवर है। ब्लेरेटा मुस्कुराती है, जो भी किस्मत ने हमें मिलवाया है, मैं इसे एक अच्छी साइन समझती हूँ। मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ, अब मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। लेकिन उस रात टाकेरू को नींद नहीं आती, क्योंकि बैल के जोरदार खराटे उसके पूरे रात के सुकून को खत्म कर देते हैं। अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ दिखाई दे रहे होते हैं, फिर भी वो बिना रुके ट्रेवल करता है। बैल बोलता है, इस रिवर के उस पार ही ड्रॉफ किंगडम का रिहाई माउंटेन है। टाकू कैजुअली कहता है, बिल्कुल मेरे होमलैंड के जोकर रेंज जैसा लगता है। बैल को कुछ समझ नहीं आता, वो टॉपिक चेंज कर देती है, चलो कुछ खाना खा लेते हैं। तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और ऑर्डर करते हैं, एक टोकरी मीट जो लोकल स्पेशलिटी होती है। टाकू पहली बाइट लेते ही कहता है, ये तो कमाल का टेस्ट है। बैल मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल जैसा मेरे दोस्त ने बताया था। टाकू सोचता है, दोस्त मतलब कोई एल्फ होगा, लेकिन बैल कहती है, नहीं नहीं, वो तो एक लिजार्ड मैन है जो ड्रैगन किंग का ऑर्डिनरी नाइट है, स्टोल एम्पायर का सेंट नाइट। उसी टाइम एक आवाज आती है, तुम उससे मिल चुके हो। सीन में क्लेस्टन एंट्री लेते हैं। बैल खुशी से कहती है, कितने दिनों बाद मिले हो क्ले? लेकिन क्ले टाकू को डांट देता है, तुम बिना बताए निकल गए, मैं गिल्ड में रिपोर्ट कर चुका हूँ। टाकू नर्वसली बोलता है, मैं गिल्ड को इन्फॉर्म कर दिया था। क्ले सरकास्टिकली कहता है, तुम हमेशा लेजी ही रहोगे। फिर पूछता है, अब कहाँ जा रहे हो?
टाकू कहता है मैं रूम माइन जा रहा हूँ हाइड्रा और कलेक्ट करने। क्ले शॉक, क्या? वो तो डेंजरस एरिया है, तुम्हारे रैंक के लोग उस माइन में नहीं जा सकते। टाकू काम रहते हुए कहता है उनकी हेल्प चाहिए थी तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। क्ले बोलता है अगर रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिला तो पछताओगे। टाकू मुस्कुराता है, रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है, ग्रॉस ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए अल्टीमेट पेयर ऑफ सीजर बनाएगा। क्ले थोड़े साइलेंट हो जाते हैं, फिर कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि तुम दिल के अच्छे हो या बहुत सिंपल माइंडेड। टाकू कहता है मेरे लिए सीजर शॉट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली क्ले कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वैसे भी बॉल रॉल जाना था अपने लेंस रिपेयर करने। बेल एक्साइटेड होकर कहती है मैं पहले से ही टाकू की बॉडीगार्ड हूँ, तुम सेकंड बन जाओ। क्ले मुस्कुराते हुए बोलते हैं हम सेकंड बॉडीगार्ड, सुनने में बुरा नहीं लगता। और इस तरह टाकू के नए मिशन के लिए एक ग्रुपी समुराई और एक बबली एल्फ रेडी हो जाते हैं। लेकिन टाकू के मन में एक अजीब सी फीलिंग होती है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग वे लोग फाइनली बॉस रॉल पहुंचते हैं। एंट्रेंस के सामने एक ह्यूज भीड़ खड़ी होती है। टाकू कहता है यार जितना भी सिटीज घूमे सब जगह यही हाल है, लोगों का जाम। क्ले चिल मूड में बोलते हैं रुको मैं बात करता हूँ। वो एक गार्ड के पास जाते हैं और बस 2 मिनट में तीनों को बिना लाइन के अंदर जाने दिया जाता है। टाकू हैरान, ये तो VIP ट्रीटमेंट लग रहा है, क्या ये ठीक है? क्ले कैजुअली बोलते हैं अरे नहीं, मैं बस एक पुराने दोस्त से मिला हूँ। गार्ड उन्हें अंदर गाइड करता है और एक्सप्लेन करता है बॉस रॉल पहले एक माइनिंग सेटलमेंट था, आयन एक्सट्रैक्शन के बाद इसे केवन के अंदर बसाया गया। जैसे ही टाकू नीचे देखता है वो स्टन हो जाता है, पूरा अंडरग्राउंड शहर। गार्ड बोलता है वेलकम टू द ड्रॉफ किंगडम। टाकू एकदम हैरान, ये तो कमाल का है, पूरा शहर जमीन के नीचे। गार्ड क्लिस्टन से कहता है किंग ने आपको बुलाया है। टाकू शॉक, क्या तुम किंग को जानते हो? क्ले ऑकवर्डली बोलते हैं थोड़ा पुराना और कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। गार्ड हंसते हुए कहता है कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, आप हीरो हो जिसने किंग को थंडर डीमन सैंगुम से बचाया था। क्ले एम्बेरस्ड एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं इतना ग्रैंड नहीं था, उस वक्त ड्रॉफ के लोग मास्टर ब्लैकस्मिथ थे लेकिन खुद लड़ नहीं सकते थे। एक डीमन उन पर रूल कर रहा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा एक नज़र में भाग गया। टाकू कहता है अरे ये तो कमाल का फीट है। गार्ड प्राउडली कहता है उस दिन की याद में हमने एक स्टैचू भी बनाया है। सब स्टैचू के पास जाते हैं, क्ले अपने हाथों से फेस छुपा लेते हैं। टाकू कहता है रिलैक्स, तुम जैसा भी नहीं लगता। क्ले कहता है बस वही तो प्रॉब्लम है, नाम मेरा लिखा है पर शक्ल किसी और की। क्ले कहता है मैं किंग से पहले इसी बात की कंप्लेंट करने वाला हूँ। फिर टाकू किंग से मिलता है और ग्रॉस वेंडर्स की लेटर देता है। लेटर में लिखा होता है कि परमिशन चाहिए हाई माइन एक्सप्लोरेशन के लिए। किंग कहता है मैं ग्रॉस को जानता हूँ लेकिन अब माइन सेफ नहीं है, एक बड़ा अर्थक्वेक के बाद वहाँ डीमंस का नया नेस्ट बन गया है। टैकरू कहता है मुझे फिर भी जाना पड़ेगा। क्ले बोलता है कि वो मेरी प्रोटेक्शन में है और बेल भी अच्छी वॉरियर है। किंग यह सुनकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम्हें एक स्पेशल मिशन देता हूँ, माइंड के अंदर जो डीमन डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी असली वजह ढूंढो। क्ले बिना सोचे इंस्टेंटली मान जाता है, लेकिन टैकरू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रुको, मैं तो बस ओर कलेक्ट करने आया था। फिर वो लोग मिलते हैं शंभू से, जो एडवेंचर गिल्ड का हेड और उनका गाइड होता है। शंभू कहता है मैं तुम्हें माइंड के टनल्स तक ले जाऊंगा। टैकरू एक लाइट स्पेल कास्ट करता है और शंभू द्वारा दिया गया मैप चेक करता है। अपने स्पेशल सेंसिंग स्किल से उसे फील होता है कि यहाँ के मिनरल्स काफी कमजोर हो चुके हैं। शंभू हैरान होकर पूछता है तुमने बस देखकर समझ लिया? ग्रुप आगे बढ़ता है, तभी बी वार्निंग देता है कि आगे खतरा है। क्ले चिल्लाता है कुछ आ रहा है। बेल और क्ले वेपन्स रेडी कर लेते हैं और टैकरू सपोर्ट मैजिक कास्ट करता है और इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। बेल अपने टाइगर के साथ मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म कर देती है। बैटल खत्म होने पर सब लोग डीपर एरिया में जाते हैं जहां मैजिक कंसंट्रेशन और हाई होता है। टैकेरो एक डेड एंड तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे फील होता है कि उस वॉल के पीछे कुछ है। वो फायर बराज स्पेल यूज करता है, दीवार टूटती है और अंदर से लाइट चमकती है। हिल राइट और शंभू शॉक होकर कहता है यह तो रैंक ई मटेरियल है। क्ले बोलता है यह तो एक मैजिक स्टोन की तरह है। बी फिर वार्निंग देता है डेंजर। शंभू चिल्लाता है एक डीमन फिर से आ रहा है। टैकेरो सीरियस हो जाता है। बेल, क्ले, इस बार मुझे खुद हैंडल करने दो, मुझे इसकी जरूरत है। शैडो से एक जाइगैंटिक क्रैब डीमन बाहर आता है, इतना बड़ा कि सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि टैकेरो उस क्रैब के सामने खड़ा है। वो डीमन शायद लड़ने से ज्यादा उसे खाने में इंटरेस्टेड लगता है। क्ले और बेल चिल्लाते हैं सावधान, वो अटैक करने वाला है, लेकिन टैकेरो आराम से अटैक डॉज कर देता है। क्ले कहता है रुको मैं हेल्प करता हूँ, पर टैकेरो बोलता है नो, तुम बीच में मत आना, बस पीछे रहो।
वो अपने बैग से एक रॉड निकालता है और पावर यूज करते हुए उस क्रैब पर जोरदार अटैक करता है। साथ ही पीछे से साउंड वेव्स छोड़ता है। क्रैब बेहोश होकर गिर जाता है। टाकेरो मौका देखकर उस रॉड से जानलेवा अटैक करता है, लेकिन क्रैब के हार्ड सिर पर उसका कोई असर नहीं होता। बी आइस मैजिक यूज करके क्रैब के एक पैर को जमा देता है। फिर टैकी भी आइस मैजिक का यूज करता है और पूरे क्रैब को बर्फ में जकड़ लेता है। सब चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं कि क्रैब पूरी तरह फंस चुका है। टाकेरो कैजुअली कह देता है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वही कोई बंदा उसके ऊपर नाराज हो जाता है कि टाकेरो ने सब कुछ अकेले क्यों कर दिया, टीम पर भरोसा क्यों नहीं किया। टाकेरो हल्का हंसकर कहता है, अब क्या करूं, मुझे क्रैब इतना पसंद है कि मैं फ्लो में आ गया। वो उसे समझाते हैं कि थोड़ा भरोसा टीममेट्स पर भी करो। टाकेरो समझ जाता है और माफी भी मांग लेता है। फिर वो क्रैब को अपने मैजिक बॉक्स में रख लेता है और क्रिस्टल्स कलेक्ट करने लगता है। बी बोलता है, थैंक यू टाकेरो, तुमने सच में बहुत मदद की। सीन कट होता है किंग के महल में। टाकेरो और सभी लोग किंग से मिलने आते हैं। टाकेरो कहता है, आपकी गुफा में जो क्रैब था हमने उसे हरा दिया। बटलर कंफर्म करता है, महाराज यह सच बोल रहा है, इसने अकेले हराया है। किंग पूछता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ, गुफा में असल में था क्या। टाकेरो एक मैजिक आइटम से उस विशाल क्रैब को बाहर निकाल देता है। किंग उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। लेकिन तभी किंग कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ विशेष पूरी करूंगा, बताओ बदले में क्या चाहिए। टाकेरो बोलता है, क्या मैं इस क्रैब को अपने पास रख सकता हूँ। इसके बाद उस लड़की को काफी सारे सोने के कॉइन्स भी मिल जाते हैं। लेकिन टाकेरो तो सच में इसे खाने के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रहा था। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को एक ऐसा घोड़ा मिलता है जो उड़ सकता है और उस बंदे को एक बढ़िया भाला मिल जाता है। लड़की कहती है, मैं ये घोड़ा अपनी छोटी बहन को देना चाहती हूँ, उसके काम आएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो उन सभी को बाय कहकर उड़ जाती है। इसके बाद ताकियो भी उस बंदे के साथ वापस गिल्ड की ओर निकल जाता है। गिल्ड में लड़की पूछती है, क्या तुम दोनों ने टीम बना ली है, साथ में मिशन कर रहे हो। वो जवाब देता है, हाँ तुम सही कह रही हो, हमने एक टीम बना ली है। लड़की कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं गिल्ड मास्टर को बता देती हूँ। ताकेरो पूछता है, यार तुमने उससे झूठ क्यों बोला। वो कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हारी टीम में रहने के लायक नहीं हूँ। ताकेरो मन ही मन सोचता है कि ये काफी स्ट्रांग है और टीममेट बन सकता है। फिर दोनों बात करते हुए अपनी टीम का नाम डिसाइड करते हैं, जिसमें ताकेरो और वो दोनों शामिल रहेंगे। इसके बाद हम उस शॉप पर आते हैं जहां ताकेरो पहले आया था। वो अपने क्रिस्टल्स उन्हें दे देता है। जैसे ही वो लोग क्रिस्टल्स चेक करते हैं, शॉक हो जाते हैं। ताकेरो पूछता है, इनके बदले में मेरा सामान बना दोगे। वो रोते हुए बोलते हैं, ये इतने रेयर हैं कि हम इसकी कीमत भी नहीं दे पाएंगे, शायद पूरी सिटी के पैसे से भी हम तुम्हें पेमेंट ना कर पाएं। ताकेरो बोलता है, बस मेरा सामान बना दो, बाकी सारे क्रिस्टल्स तुम रख लो और फ्यूचर में अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो हेल्प कर देना। वो लोग तुरंत मान जाते हैं। फिर ताकेरो एक छोटी सी पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। तभी कोई आकर कहता है, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। ये लेटर खुद गिल्ड मास्टर देकर जाता है। ताकेरो लेटर खोलता है और पता चलता है कि किंग ने उसे बुलाया है। ताकेरो को चिंता होती है कि कहीं वो बी को मुझसे दूर ना कर दें। वो बंदे उसे समझाता है और ताकेरो मान जाता है, अगर तुम सच कह रहे हो तो ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। ताकेरो और क्रिस्टल्स लेकर वो राजा के महल पहुंच जाता है। महल देखकर ही वो काफी शॉक हो जाता है। एक बटलर आता है और ताकेरो को अंदर ले जाता है। मेड्स उसका वेलकम करती हैं। ताकेरो इतनी खातिरदारी देखकर हैरान रह जाता है। तभी एक लड़की आकर बोलती है, तो तुम वो हो जो शहर में ड्रैगन लेकर घूम रहा है, वो ड्रैगन मेरा है, उसे वापस करो। ताकेरो और बी दोनों शॉक हो जाते हैं। ताकेरो कामली बोलता है, मानना पड़ेगा, तुम्हारी ट्रेनिंग काफी अच्छी है। वो उसकी पावर सेंस करता है और समझ जाता है कि वो अभी एक छोटी बच्ची है। ताकेरो घुटनों पर बैठकर कहता है, ध्यान से सुनना, बी कोई ड्रैगन नहीं है, मैं उसे अपना भाई मानता हूँ, उसे मैं किसी को नहीं दे सकता। लड़की समझ जाती है और माफी मांगती है। बी उसके पास आता है जैसे वो खेलना चाहता हो, लेकिन लड़की उसे ज्यादा टाइट पकड़ लेती है। ताकेरो हल्का मुस्कुराकर कहता है, बच्चे सच में दिल के बहुत साफ होते हैं। फिर किंग वहां आते हैं। ताकेरो उन्हें रिस्पेक्ट देता है और हैंडशेक करता है। किंग उन्हें टेबल पर बैठाकर चाय ऑफर करता है और कहता है, मुझे पता चला कि तुमने गांव में एक बीमार फैमिली को ठीक किया और तुमने 1 रुपया भी नहीं लिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, क्या तुम मेरी वाइफ को भी ठीक कर सकते हो, वो बहुत बीमार है। जिसके बाद ताकेरो सोचता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी वाइफ को पूरी तरह ठीक कर पाऊंगा, कभी कभी मेरी पावर्स उल्टा असर भी कर देती हैं। किंग अपनी बातें बताता है, कैसे उसकी वाइफ कई सालों से बीमार है। ये सुनकर ताकेरो की आंखों में भी हल्का सा दर्द झलकता है और बी भी राजा की बातों में खोकर रोने लगता है। ताकेरो के पास अब मना करने का कोई रीजन नहीं बचता।
तो वो कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। किंग तुरंत उसे क्वीन के कमरे तक ले जाता है। हम देखते हैं कि सच में क्वीन की हालत काफ़ी खराब होती है। वो बहुत दुबली पतली हो चुकी थी। ताकेरू पूछता है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? किंग बताता है, उन्हें रोशनी से दिक्कत होती है, इसलिए कमरा हमेशा डार्क रहता है। ताकेरू क्वाइटली उनकी हालत चेक करता है और शॉक होकर बोलता है, इसके लंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। मैं शरीर को तो हील कर सकता हूँ पर लंग्स को नहीं। वो क्वीन की तरफ देखकर पूछता है, क्या आप सच में ठीक होना चाहती हैं? क्वीन धीमे से मुस्कुराती है, मुझे पता है कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाऊंगी, बस इतना ठीक हो जाऊं कि अपनी बेटी को एक बार फिर अपनी बाहों में ले सकूं। ये सुनकर किंग की आंखें भर जाती हैं। बी भी भावुक होकर पीछे सिर झुका लेता है। अब ताकेरू बिना किसी डाउट के मान जाता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्ले सोचता है, क्या ताकेरू वही मैजिक इस्तेमाल करेगा जिससे उसने खुद को हील किया था? ताकेरू कहता है, नहीं, वो मैजिक उसकी सारी मैना खा जाएगा और वो ये सहन नहीं कर पाएगी। अब कमरे की भारी नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाया जाए? ताकेरू कुछ पल सोचता है, फिर क्वीन की आंखों पर एक जेंटल हील स्पेल डालता है। मिस, अपनी आंखें खोलें। क्वीन धीरे धीरे आंखें खोलती हैं और सरप्राइज होती हैं। मुझे तेज रोशनी भी चुभ नहीं रही। फिर ताकेरू अपनी स्टाफ उठाता है और एक क्लींस स्पेल करता है। जैसे ही वो मंत्र बोलता है, पूरे कमरे में तेज हवा घूमती है। सब एकदम शॉक्ड। हवा रुकती है और कमरा एकदम हल्का, साफ और पॉजिटिव फील करने लगता है। बिलमिनेंट घबराते हुए पूछता है, तुम ठीक हो? क्वीन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्ले मुस्कुराकर ताकेरू से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन ताकेरू की एक्सप्रेशन सीरियस रहती है। वो धीमे से क्ले से कहता है, चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। प्राइवेट कमरे में ताकेरू बताता है कि क्वीन को इवोरा नाम का जहर दिया गया है, धीरे धीरे उनके खाने में मिलाकर। किंग शॉक होकर पूछता है, कोई ऐसा क्यों करेगा? और फिर उसके चेहरे पर डर उतरता है। उसे समझ आ जाता है ये सब किसी की साजिश थी। ताकेरू आगे कहता है, इस पॉइजन का कोई नून एंटीडोट नहीं है। मैं चाहूं भी तो इसे खरीदा नहीं जा सकता। किंग बताता है, आइवोटॉक्सिन एक फॉरबिडन पॉइजन है। सालों पहले इसकी जानकारी खो गई। ना उसका फॉर्मूला, ना उसका इलाज, कोई नहीं जानता अब। ताकेरू गहरी सोच में, तो शायद हमें इस पॉइजन को दोबारा समझना पड़ेगा, तभी क्योर मिल सकता है। क्ले तुरंत कहता है, इतना आसान नहीं है ताकेरू, ये एक लेजेंडरी पॉइजन है। इसी समय बेलमिनेंट को कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात याद आती है और उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। वो जल्दी जल्दी भागकर अपनी लाइब्रेरी से कुछ पुरानी किताबें निकालता है। उम्मीद करता है कि शायद उनमें उस जहर का कोई जिक्र हो, लेकिन जैसे ही वो किताबें खोलता है तो उसे पता चलता है कि सब एक बहुत पुरानी और अजीब सी भाषा में लिखी गई हैं, जिसे वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाता। ये देखकर टकरू धीरे से सांस भरता है और किताबें हाथ में लेकर कहता है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। अपनी खास लैंग्वेज स्किल्स की वजह से वो कम से कम किताबों के नाम तो समझ लेता है, लेकिन इतनी मोटी मोटी किताबें जल्दी पढ़ना उसके लिए भी नामुमकिन था। आखिर वो कोई रोबोट तो नहीं, इसलिए वो फैसला करता है कि वो पूरी किताबें पढ़ने की बजाय बस आइवर पॉइजन से जुड़ी बातें ही ढूंढेगा। वो अपनी सर्च स्किल यूज करता है और कुछ पेज पलटते पलटते उसे अचानक एक किताब में आइवर नाम दिखाई देता है। टकरू तुरंत उत्साहित होकर बेलमिनेंट को बुलाता है। इसमें आइवर फ्लावर का जिक्र है, लेकिन पन्नों को पढ़ते हुए वो थोड़ा हंसते हुए कहता है, ये इतना उलझा हुआ लिखा है जैसे किसी छोटे बच्चे ने लिखी डायरी हो। सब हल्का असहज महसूस करते हैं, पर टकरू फिर भी ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा था, एक लड़की जड़ी बूटियां ढूंढते ढूंढते एक बड़े झील के पास पहुंची। वहां एक घोड़े जैसे दिखने वाले पत्थर पर बैठकर उसने आराम किया और तभी उसे वहां सुनहरे रंग के आइवर फ्लावर्स खिलते हुए दिखे। इतना सुनते ही क्ले उसकी बात काट देता है, मैं इस जगह को जानता हूँ। बेलमिनेंट चौंककर उसकी तरफ देखता है। क्ले नक्शा निकालता है और एक जगह पर उंगली रखकर कहता है, यहाँ, मैंने यही घोड़े के आकार वाला पत्थर देखा था। वो बताता है कि उस गांव का नाम अशत है। बेलमिनेंट नोट करता है कि वो गांव काफी दूर है, वहां पहुंचने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। टकरू बिना वक्त गवाए कहता है, तो हमें तुरंत निकलना होगा, मैडम का इलाज इंतजार नहीं कर सकता। सब जल्द से जल्द तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी खिड़की से एक नौकर उन्हें जाते देख लेता है और उसकी शक वाली नजरें साफ दिखाई देती हैं। जाने से पहले टकरू महल के बाहर कुछ मैजिक स्टोन्स रख देता है। क्ले पूछता है, ये क्या कर रहे हो? टकरू शांति से कहता है, ये सिक्योरिटी स्पेल है।
अगर हमारी गैर हाजिरी में किसी ने मैडम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। बेलेमिनेंट के चेहरे पर पछतावा साफ दिखता है। उसे अब समझ आता है कि उसने कितना रिस्क लिया हुआ था। तभी ट्यूस दौड़ती हुई आती है। उसकी आंखों में शर्म और थोड़ा सा गिल्ट भरा है। वो जल्दी से टकरू से माफ़ी मांगती है। जब हम पहली बार मिले थे मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था। टकरू थोड़ा चौंकता है लेकिन प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ तुम्हारी बातों से मुझे बुरा लगा था, पर तुमने अपनी गलती मान ली, बस वही काफ़ी है। ट्यूस थोड़ा इमोशनल हो जाती है। टकरू उसे समझाता है, जब इंसान किसी की फीलिंग समझने लगे तभी उसके रिश्ते स्ट्रांग बनते हैं। उसकी बातों से ट्यूस की आंखों में पानी आ जाता है। वो सिर हिलाकर थैंक्स कहती है। फिर टकरू उसे थोड़ा सीरियस होकर चेतावनी देता है, जब मैं चला जाऊंगा कुछ बटलर तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। किसी भी बात का फैसला करने से पहले हमेशा अपने पापा से पूछना। उसकी बातें सुनकर ट्यूस उसे एकदम अलग नज़र से देखने लगती है, सम्मान भरी नज़र से। फिर टकरू और क्ले घोड़ों पर बैठकर निकल पड़ते हैं। टकरू रफ्तार बढ़ाने के लिए स्पीड स्पेल डाल देता है, लेकिन जादू थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्ले का घोड़ा इतनी तेज दौड़ने लगता है जैसे कोई पागल रोलर कोस्टर हो गया हो। टकरू खुद भी हंसी डर के साथ तेजी से भागते घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लंबी राइड के बाद वे आखिरकार अशद गांव पहुंचते हैं। टकरू चारों तरफ बंजर जमीन देखकर सोचता है, यार यहाँ लोग रहते कैसे होंगे। क्ले उदास होकर कहता है, ये जगह पहले बहुत खूबसूरत थी, बहुत रिच थी। कुछ दूरी चलने के बाद वे झील तक पहुंचते हैं जो अब पूरी तरह सूख गया है। टकरू स्कैन स्पेल डालता है और गहरी सांस लेकर कहता है, ये सूखा नेचुरल नहीं है, किसी ने जानबूझकर किया है। उसी वक्त कुछ गांव वाले उन्हें देखते हैं और डलकर पीछे हट जाते हैं। टकरू बहुत पोलाइटली अपना और क्ले का इंट्रो देता है, हम बस एक रेयर फ्लावर ढूंढने आए हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन गांव वाले एडवेंचरर शब्द सुनकर और ज्यादा डर जाते हैं। तब क्ले अपने हाथ का एडवेंचरर ब्रेसलेट दिखाता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि वे एक ए रैंक पार्टी हैं। डर की वजह से गांव वाले झुक जाते हैं और उनमें से एक तो भूख और कमजोरी से वहीं बेहोश हो जाता है। टकरू तुरंत उसे पकड़ लेता है और समझ जाता है कि यहाँ सब काफी परेशान हैं। वो पूछता है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है। गांव के अंदर पहुंचने पर गांव का चीफ उन्हें पूरी कहानी बताता है। 10 महीने पहले अचानक झील का पानी रंग बदलने लगा। कुछ ही समय में सारी मछलियां मर गई और कुएं का पानी भी खराब हो गया। उसी दौरान एक अजीब सा व्यापारी इंगश आया। उसने कहा कि वो पानी देगा, बदले में गोल्डन फ्लावर्स चाहिए। हर एक फूल के बदले वो 60 बैरल पानी देता था, लेकिन वो पानी खेती के लिए काफी नहीं होता था। धीरे धीरे खाना भी खत्म होने लगा और लोग भूख से गिरने लगे। कहानी सुनकर क्ले कहता है, मतलब वही इंगश उनसे आइवर फ्लावर्स ले रहा था। टकरू सिर हिलाकर सहमति जताता है और कहता है, और मुझे लगता है वो आदमी बहुत गड़बड़ है। गांव वाले भरोसा नहीं करते। उसने तो हमारी मदद की है। लेकिन टकरू समझाता है, उसने तभी मदद शुरू की जब पानी पूरी तरह खराब हो गया था और झील को किसी ने जानबूझकर सुखाया है। ये सुनकर गांव वाले शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें किसी ने कभी नहीं बताया कि उनके सुंदर फूल जहरीले होते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि इंगश ने उनसे धोखा किया। गांव वालों की हालत देखकर टकरू गुस्सा रोकता है और कहता है, मैं उस व्यापारी को सजा देकर रहूंगा। फिर वो बिया को बुलाता है। बिया आकाश में उड़ती है और एक तेज आवाज करती है। कुछ ही सेकंड में बादल घिर जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। कई महीनों बाद पहली बार साफ पानी गिर रहा था। गांव वाले खुशी से बारिश में भीगते रहते हैं। कुछ देर बाद टकरू बिया को बारिश रोकने का इशारा करता है। उसके बाद वो मैजिक से गांव की गंदगी साफ करता है, टूटी जगहें ठीक कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए एक और काम करता है, जादू से एक बड़ा सा फीस्ट तैयार कर देता है। भूखे गांव वाले तुरंत खाना खाने लगते हैं। टकरू बस उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। खाना खत्म होने पर चीफ उसकी तरफ आता है और कहता है, हम आपका बदला कुछ नहीं चुका पाएंगे। टकरू शांत होकर कहता है, मुझे बस आइवर फ्लावर्स चाहिए, उनसे मैं इलाज तैयार कर पाऊंगा। चीफ तुरंत मान जाता है, लेकिन फिर भी शर्मिंदा होता है। उसी समय छोटे बच्चे टकरू के पास आते हैं और उसके कपड़े पकड़कर खेलने लगते हैं। चीफ उन्हें डांट देता है, रुक जाओ, तुम अपने रक्षक को परेशान कर रहे हो। टकरू हंसकर कहता है, अरे रहने दो, बच्चे हैं, यही असली खुशी है। क्ले धीरे से कहता है, अब हमें कोई बदला नहीं चाहिए, आइवर फ्लावर तो वैसे भी यहीं का खास फूल है। फिर बच्चे टकरू का हाथ पकड़कर उसे एक जगह ले जाते हैं, एक छोटा सा कमरा जैसा। टकरू चारों तरफ देखता है और पूछता है, ये कोई स्टोर रूम है क्या? गोंजा बताता है, हाँ, यहाँ हम वो फल रखते हैं जो हम इकट्ठा करते हैं। टकरू पूछता है, तो जब इतने भूखे थे तो इन्हें खाया क्यों नहीं? गोंजा समझाता है, ये फल बहुत कड़वे होते हैं, हम बस इनके फूलों का नेक्टर लेते हैं, शहद बनाते हैं, फल तो फेंक देते हैं। टकरू खुद एक फल चखने का फैसला करता है। बच्चे हैरान होकर देखते रहते हैं कि वो सच में खाने वाला है। पहला कौर लेते ही उसका चेहरा थोड़ा अटक सा जाता है। अरे
इसका स्वाद तो ठीक है। बच्चे हंस पड़ते हैं और तभी बेलमिनेंट के घर में अचानक अलार्म बजने लगता है। ट्यूस तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ भागती है, क्योंकि ये अलार्म तभी बजता है जब कोई बुरी नीयत वाला पास आता है। कमरे के पास पहुंचते ही उसे बर्नार्ड खड़ा मिलता है। बर्नार्ड उसे देखकर पास आने लगता है। ट्यूस घबरा कर पीछे हट जाती है और कहती है, तुम ही हो ना जिसने मेरी माँ को जहर दिया। बर्नार्ड शांत रहकर मना करता है, लेकिन ट्यूस कहती है, ये अलार्म तभी बजता है जब आसपास कोई गलत सोच वाला इंसान हो। बर्नार्ड की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुम किसी अजनबी एडवेंचरर पर इतनी जल्दी भरोसा कर रही हो? लेकिन ट्यूस डटी रहती है। मुझे टकरू पर पूरा भरोसा है, वो अच्छे इंसान है। बर्नार्ड उसके मन को बदलने की कोशिश करता है और ट्यूस अंदर ही अंदर दबाव महसूस करने लगती है। तभी बेलमिनेंट तेजी से वहां आता है और ट्यूस तुरंत उसके पास चली जाती है। वो कहती है कि उन्हें तुरंत कुछ जरूरी बात करनी है। बेलमिनेंट दोनों को एक प्राइवेट कमरे में ले जाता है। अंदर पहुंचकर वो कहता है कि वो अभी भी टकरू पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा। ये सुनकर ट्यूस थोड़ा हैरान हो जाती है। बर्नार्ड को लगता है कि अब मालिक उसकी तरफ है, लेकिन तभी बेलमिनेंट गंभीर होकर कहता है कि जो भी हो, टकरू ने उसकी पत्नी का इलाज किया है तो एक मौका देना तो बनता है। बेलमिनेंट बताता है कि टकरू के अलार्म ने बर्नार्ड की चालाकी पकड़ ली थी, इसलिए अब वो उसकी वफादारी की टेस्ट करेगा। वो एक कप लेकर आता है और कहता है कि इसमें वही दवा है जो बर्नार्ड सालों से उसकी पत्नी को देता आया है। फिर वो कहता है, अगर तुम सच में ठीक हो तो इसे पी लो। बर्नार्ड तुरंत पीछे हट जाता है। बेलमिनेंट की आवाज और ठंडी हो जाती है, क्यों बर्नार्ड, अपनी ही दवा नहीं पी सकते? बर्नार्ड डर के मारे कांपने लगता है। तभी बेलमिनेंट गुस्से में वो कप उसके चेहरे पर फेंक देता है। बर्नार्ड दर्द से चिल्लाने लगता है, मुझे जहर दे दिया गया। बेलमिनेंट शांत होकर कहता है, इसमें तो सिर्फ पानी था। बस इतना सुनते ही साफ हो जाता है कि असली जहर तो बर्नार्ड ही मिलाता था। बेलमिनेंट तुरंत गार्ड्स को बुलाकर उसे पकड़ने का आदेश देता है। जब बर्नार्ड को ले जाया जाता है तो हेड बटलर एक अजीब सा कागज बेलमिनेंट को देता है। वो बताता है कि ये बर्नार्ड के कमरे से मिला है। बेलमिनेंट उसे खोलता है और चौंक जाता है। उसमें पुराने जमाने की भाषा में कुछ लिखा होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये काम किसी छोटे मोटे अपराधी का नहीं है, कोई बड़ा संगठन उसे टारगेट कर रहा है। उधर गांव में एक आदमी देखता है कि कोई चीफ के दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा है। वो आदमी पास जाकर पूछता है, कौन हो तुम? लेकिन चेहरा देखते ही वो हैरान रह जाता है। वो इंगश था। इंगश गुस्से में कहता है कि उसे अभी के अभी आइवर फ्लावर्स चाहिए। गांव वाला बताता है कि चीफ कुछ एडवेंचरर्स के साथ बाहर गए हैं और अब गांव वाले अपने जहरीले फूल किसी को नहीं देते क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये सुनकर इंगश समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है। वो तुरंत अपने लोगों को बुलाकर आदेश देता है, गाँव को जला दो। इधर चीफ टकरू और क्ले को एक अंधेरी गुफा में ले जा रहा होता है। काफी देर चलने के बाद गुफा के आखिरी हिस्से में एक झील दिखाई देती है। उसके बीच में एक सुंदर घोड़े की मूर्ति और चारों तरफ चमकते गोल्डन फूल। टकरू की आंखें चमक उठती हैं। वही असली आइवर फ्लावर्स जिनके बारे में अब तक सिर्फ कहानियां सुनी थी। थियो पूछता है कि उस मूर्ति में बने प्राणी के बारे में और बताएं। बुजुर्ग बताते हैं कि हॉफलेनर एक दैत्य पंखों वाला घोड़ा था जिसने कभी झील के राक्षसों से गांव की रक्षा की थी। तब से गांव वाले उसे संरक्षक आत्मा मानते हैं और माना जाता है कि उसी के आंसुओं से आइवर फ्लावर्स बने। ये कहानी कई पीढ़ियों से सुनी जा रही है। थियो हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या इन पवित्र फूलों को तोड़ना ठीक होगा, लेकिन चीफ उसे भरोसा दिलाता है कि गांव को बचाने वाले हीरो के रूप में टकरू जितने चाहे उतने फूल ले सकता है। टकरू एक फूल ले लेता है। उसे लगता है कि एंटीडोट बनाने के लिए एक ही काफी होगा। उसका थोड़ा ध्यान सोया सॉस फ्रूट की तरफ भी जाता है, लेकिन तभी एक जोर की चीख गूंजती है। कुछ सेकंड बाद एक घबराया हुआ गांव वाला आता है। गांव पर हमला हो चुका है। आग लगाने वाला कोई और नहीं, व्यापारी इंगिश है। टकरू और क्ले तुरंत चीफ और उस आदमी को लेकर गांव की ओर भागते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं पूरा गांव जल चुका है। धुआं और लपटें आसमान को ढक रहे हैं। टकरू अपनी बी पावर से आग बुझाने में लग जाता है। क्ले लोगों को सुरक्षित जगह ले जाता है। जब आग रुकती है, गांव राख में बदल चुका होता है। लेकिन अच्छा ये होता है कि किसी की जान नहीं गई। जब टकरू पूछता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ, तो पता चलता है कि इंगिश आइवर फ्लावर मांग रहा था। गांव वालों ने इनकार किया क्योंकि वो जहरीले होते हैं। बस इसी गुस्से में उसने गांव फूंक दिया। टकरू गुस्से में मुट्ठी भींच लेता है। तभी चीफ को याद आता है, घसा, वो बच्चा जिसने टकरू से दोस्ती की थी, गायब है। एक बुजुर्ग बताती है कि इंगिश आग का फायदा उठाकर गसा को उठा ले गया। टकरू तुरंत अपनी खोज शक्ति एक्टिव करता है। उसे एक टूटे पुराने किले जैसी जगह पर लगभग 100 गुंडों की मौजूदगी महसूस होती है। क्ले बिना कुछ सोचे अपने यूनिकॉर्न पर चढ़ जाता है। चीफ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन टकरू वादा करता है, हम गसा को वापस लाएंगे, और वे कैसल में पहुंच जाते हैं। बी आसमान से ऊपर रहकर निगरानी कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि अंदर सभी गुंडे पार्टी कर रहे हैं। टेरू अभी प्लान बना ही रहा होता है कि क्ले गुस्से में काइजू 8 में बदल जाता है, क्योंकि बच्चे का अपहरण करके जश्न मनाना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं होता। टेरू उसे शांत करता है और दोनों पर अदृश्यता का जादू कर देता है।
वे शराब में धुत पहरेदारों को पार करते हुए अंदर घुस जाते हैं। रास्ते में टेरू सबूत के तौर पर कुछ चीजें उठाता भी जाता है, लेकिन उन्हें किसी भी कमरे में गासा नहीं मिलता। इसलिए वे तय करते हैं कि सीधे इंगेज तक जाकर उससे ही सच्चाई निकलवाएंगे। कमरे के बाहर खड़े होकर वे सुन लेते हैं कि गुंडे आइवोर फ्लावर्स को महंगे दामों में बेचने की प्लानिंग कर रहे थे और इसके लिए गासा को इस्तेमाल कर रहे थे। उसी समय एक गुंडा ज्यादा बोल देता है और इंगेज उसे बोतल मारकर चुप कराता है। सब सुनने के बाद क्ले लड़ने को तैयार हो जाता है। टेरू उसे हरी झंडी देता है, बस शर्त ये कि किसी को मारेगा नहीं। क्ले अदृश्यता हटाकर दरवाजा तोड़ देता है और गुंडों को जमकर पीटता है। डर कर इंगेज अपने आदमियों से कहता है, हमारा सीक्रेट हथियार छोड़ दो, भले ही वो अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। इसी दौरान टेरू मौका देखकर इंगेज से पूछ लेता है, बच्चा कहाँ है? इंगेज घबराकर गलतियां करता है और सीधे लोकेशन बता देता है। टेरू तुरंत उस कमरे तक पहुंचता है जहां गासा बंद था। बी एक झटके में पहरेदार को गिरा देता है और टेरू बच्चे को आजाद कर देता है। लेकिन बाहर आते ही वे देखते हैं कि किले के बाहर विशाल टेंटिकल्स उठ रहे हैं। गुंडे चिल्लाकर भाग रहे हैं, झील का दानव वापस आ गया। टेरू गासा को पकड़े लड़ाई वाली जगह की ओर भागता है। अंदर पहुंचकर देखता है कि क्ले एक बड़े राक्षस से भिड़ा हुआ है। स्कैन करने पर पता चलता है ये एक बी रैंक डार्क नेन है जिसे इंगेज ने बुलाया है। इंगेज खुद डर के मारे रो रहा होता है। टेरू उसे मरने नहीं देता। वो ढाल बनाकर उसे बचा लेता है और तय करता है कि उसे बाद में गिरफ्तार किया जाएगा। क्ले राक्षस के टेंटिकल से जूझ रहा होता है। टेरू एक तगड़ा बर्फ वाला जादू करता है और पूरे डार्क नेन को जमा देता है। क्ले एक पंच मारकर उस पर हमला करता है, लेकिन इससे राक्षस का इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जमे हुए टेंटिकल्स टेरू पर टूट पड़ते हैं। वो अपनी स्टाफ से खुद को और गासा को बचा तो लेता है, लेकिन टक्कर इतनी तेज होती है कि दोनों दीवार फोड़कर बाहर गिर जाते हैं। बी उड़कर गासा को पकड़ लेता है, लेकिन टेरू जहरीली झील में गिर जाता है। वो समझ जाता है कि शायद अब यही उसका अंत है। तभी दूर से देख रही एक देवी हस्तक्षेप करने का फैसला करती है, क्योंकि टेरू दुनिया में अच्छाई ला रहा है और उसकी मौत बेकार होगी। बेहोशी में टेरू अपने दोस्तों और खाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी कोई उसे पानी से बाहर खींचता है। वो एक सफेद पंखों वाली पेगासस है। वो अपना नाम हॉफलेनर बताती है। टेरू पहले समझ नहीं पाता, लेकिन जल्द ही देखता है कि झील का जहर उसके छूने से साफ हो रहा है और गिरे पौधे फिर से उग रहे हैं। हॉफलेनर बताती है कि कई साल पहले झील की जादुई शक्ति बिगड़ गई थी और वो कमजोर होकर पत्थर बन गई थी। आइवोर फ्लावर्स उसी ने आखिरी शक्ति में बनाए थे, लेकिन इंगेज ने झील में जहर डालकर सब खराब कर दिया। टेरू के पानी में गिरने और जहर को सोख लेने की वजह से हॉफलेनर फिर से जीवित हो गई। वो उसे दोस्तों के पास छोड़कर गायब हो जाती है। टेरू गासा को गांव वापस लाता है। फिर क्ले के साथ जादुई सर्कल का इस्तेमाल कर बेलमिनेंट की हवेली पहुंचकर एंटीडोट बनाकर मोलेटिया को बचा लेता है। सब राहत की सांस लेकर रो पड़ते हैं। टेरू फिर गांव लौटता है और बताता है कि इंगेज को सबूतों सहित स्थानीय लॉर्ड को सौंप दिया गया है। मुखिया भावुक होकर पूछते हैं, तुम्हारा बदला कैसे उतारें? टेरू उन्हें सोया सॉस वाले बटर आलू खिलाता है। मुखिया उसका स्वाद चखकर हैरान रह जाते हैं। टेरू कहता है कि वो उनके सारे सोया सॉस फ्रूट्स खरीदना चाहता है ताकि गांव खेती बढ़ा सके। गांव वाले मान जाते हैं। रास्ते में हॉफलेनर दोबारा दिखाई देती है, इस बार एक खूबसूरत लड़की के रूप में। वो कहती है कि वो टेरू की टीम में शामिल होना चाहती है। बहुत समय तक एक जगह फंसी रही, अब दुनिया घूमना चाहती है। टेरू सोचता है, लेकिन क्या एक गॉड को पार्टी में रिक्रूट करना अलाउड भी है? वो कहती है कि टेरू उसकी पीठ पर बैठ सकता है, बस तब जब वो घोड़े के रूप में हो। टेरू समझ जाता है अब आगे की जर्नी कितनी बेकार होने वाली है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ताकि ब्लैकस्मिथ के पास पहुंच चुका है। वो ब्लैकस्मिथ बोल रहा होता है कि तुम्हारी और मेरे साथ किए काम से मैंने एक बहुत बढ़िया तलवार बनाई है और लोग मेरी काफी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक बढ़िया वेपन बनाऊंगा। ये सब कहने के बाद ताकि वहां से निकल जाता है। बाहर उसे हॉक दिखाई देती है। हॉक पूछती है कि बातचीत कैसी रही। ताकि बताता है कि सब ठीक रहा, वो मेरे लिए सिजर बनाने के लिए तैयार है और जल्द ही बन जाएगा। फिर हॉक के बारे में बताता है कि ये गॉडेस है और मुझे अपने लास्ट मिशन में मिली थी। हॉक कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सिजर जल्दी बनवाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन ताकि मना कर देता है। फिर हॉक बोलती है कि चलो बाहर कुछ सामान ले आते हैं, सोया सॉस और पटेटो। ताकि सोचते कि या मुझे गॉडेस के साथ बाहर जाना चाहिए, और भाई पटेटो सुनते ही बी बहुत खुश हो जाता है। पर हॉक उड़ता बोल देती है कि मुझे लगता है बी का पेट भरा है। ये सुनकर बी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मुझे खाना चाहिए यार। तभी वहां गिल के कुछ लोग आ जाते हैं। अगले सीन में ताकि और हॉक उन्हीं के साथ बैठे होते हैं और वो बताते हैं कि एक कंपटीशन होने वाला है और चाहते हैं कि ताकि उसमें हिस्सा ले। ताकि मना कर देता है क्योंकि उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन गिल वाले कहते हैं कि किसी और की रिक्वेस्ट है और ताकि पूछता है कौन, तो पता चलते हैं कि वही राजा जिसकी वाइफ को ताकि ने लास्ट एपिसोड में ठीक किया था। राजा चाहता है कि ताकि जल्दी रैंक अप करे क्योंकि अभी उसका रैंक कम है। ताकि के पास कोई ऑप्शन नहीं तो वो हाँ कर देता है। अब कंपटीशन शुरू होने वाला था।
गिल मास्टर अनाउंस करता है कि ये कंपटीशन राजा लॉयड रखवा रहे हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं, रेनबो रंग वाली भेड़ के बाल। ये इतनी रेयर होती कि कम से कम ए लेवल की होती है। कोई कनेक्शन या बाहर वालों की मदद नहीं ले सकते, सिर्फ लाइब्रेरी से इन्फो ले सकते हो। ताकि को थोड़ा अजीब लगता है कि टीम साथ नहीं ले जा सकता, रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। क्लेस्टोन कहता है कि मदद नहीं कर पाएंगे। ताकि पूछते कि क्या मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। क्लेस्टोन बोलता है कि अगर टेलीपोर्टेशन वगैरह किया तो चीटिंग लगेगी। ताकि सोचता है ये सही और ऐसे मैजिक से मना कर देता है। फिर हमें बी दिखाया जाता जो ताकि को छोड़ ही नहीं रहा और रो रहा होता है। हॉक मना से उसे सुला देती है और ताकि लाइब्रेरी में जाके भेड़ के बारे में इन्फो निकालता है। फिर वो स्पीड से भागता है मैजिक यूज करते हुए। वो सोचता है कि इतने टाइम बाद अकेले काम कर रहा हूँ, बी घर पर क्या कर रहा होगा। हम देखते हैं बी उदास भी है और साथ ही जबरदस्त खाने भी लगा है। हॉक और बी आपस में लड़ पड़ते हैं, दोनों हड्डी। क्लेस्टोन उनको शांत कर देता है क्योंकि ताकि ने पहले ही कहा था कि अगर दोनों लड़े तो थोड़ी तारीफ कर देना, तो दोनों शांत हो जाते हैं। दूसरे दिन ताकि जंगल में कैंप के बाद आगे बढ़ता है और उसे कई शीप दिखती हैं। वो डी रैंक की थी इसलिए काम की नहीं। फिर रेनबो शिप मिलते हैं, वो पावरफुल और फास्ट होती हैं। ताकि उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं और थोड़ा सा बाल मांगता है। शिप्स को उसके बात करने का तरीका पसंद आता है और वो उससे ज्यादा ही बाल दे देते हैं। ताकि वापस लौटने लगता है। रास्ते में उसे बहुत बड़ा ड्रैगन दिखता है। वो सोचता है क्या बी भी आगे जाके इतना खतरनाक होगा। फिर वो लोकेशन पर पहुंचता है। बी उसे देख के रो पड़ता है, बहुत खुश। गिल मास्टर बताता है कि ताकि सबसे पहले रेनबो शिप के बाल लेकर आए, इसलिए वो विनर है और अब उसे एफ से बी रैंक तक के कोई भी क्वेस्ट ले सकता है। सब खुश। गिल मास्टर समझाते हैं कि जो भी चीज मार्केट में लाओ उसके रेट में बहुत ज्यादा मत खेलना ताकि मार्केट खराब ना हो। और फिर एक बंदा कहता है कि तुम जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। सब चाहते हैं कि वो ये रैंक एक्सेप्ट कर ले। ताकि मान जाता है और उससे बैंड मिल जाता है। तभी रैबिट गर्ल दौड़ते हुए आती है और बताती है कि जंगल से बड़ा मॉन्स्टर शहर की ओर आ रहा है। गिल मास्टर कहता है कि ताकि तुम्हारा पहला मिशन मिल गया। ताकि रेडी हो जाता है। टीम जंगल में जाती है और मॉन्स्टर दिख जाता है। तभी उसकी पीठ पर से आवाज आती है, ताकि तुम, और ब्लू लाइट दिखती है। वो बहुत खुश होती है। बीवी उसे देख के खुश, लेकिन मॉन्स्टर से बदबू आती है तो ताकि पहले उसे क्लीन कर देता है। ताकि पूछता है कि ये मॉन्स्टर क्यों लाई। ब्लू लाइट कहती है कि तुम्हें चलता हुआ घोड़ा चाहिए था तो मैं ये लेके आई हूँ। ताकि घबरा जाता है और कहता है मुझे ऐसा हॉर्स नहीं चाहिए। फिर वो मॉन्स्टर को भी साफ कर देता है और वो जमीन में चला जाता है। हॉक बोलती कि तुझे हॉर्स की क्या जरूरत, मैं हूं ना। ये सुन के ब्लू लाइट शॉक हो जाती है और पूछती कि ये लड़की कौन है। ताकि कहता है कि पहले गिल में चलो, वहीं बात करेंगे। गिल में पहुंच के वो हॉक के बारे में सब बता देता है। ब्लू लाइट पूछती है क्या मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ। ताकि मान जाता है क्योंकि वो खुद भी चाहता था। ब्लू लाइट बताती कि वो ए रैंक बन चुकी है और उसे अपनी बहन को ढूंढना है जो घर से भाग गई है। उसकी बहन को एक ट्री के लिए सैक्रिफाइस करना था, लेकिन उससे पहले शादी और बच्चा। जब उसे पता लगा तो वो भाग गई। वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। ब्लू लाइट कहती कि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, बस जानना है कि वो क्यों भागी, क्योंकि वो बहुत प्योर है और तैयार नहीं थी। ताकि टीम से पूछते और सब लोग हेल्प करने को तैयार। फिर वो एल्फ किंगडम की ओर निकलते हैं। हॉक हॉर्स बन के सबको फॉरेस्ट के अंदर ले जाती है। ब्लू लाइट एक मैजिक सर्कल बनाती है और कहती कि सब टच करो। हॉक और ताकि थोड़ा देर से जाते हैं। हॉक बोलती कि ब्लू लाइट देखने में अच्छी है, लेकिन उसके अंदर एक डार्क साइड भी है जो वो नहीं दिखा रही। ताकि हैरान। अब सब एल्फ किंगडम पहुंचते हैं और ताकि उस जगह को देख के चौंक जाता है। ब्लू लाइट बोलती कि इतना टाइम क्यों लगा। ताकि कहता है कि मैं तो पीछे ही था। तभी उन पे एरो से अटैक होता है। ताकि शील्ड से सबको बचा लेते। ब्लू लाइट चौंक जाती क्योंकि ये उसके गांव वाले ही कर रहे थे। एक बंदा आता और कहता है कि हमें नहीं लगा था कि तुम ऐसे बाहर वालों को यहाँ ला सकोगी, मतलब तुम हमें धोखा दोगी। ताकि के दिमाग में सीधे वो बात घूमती है कि क्या सच में ब्लू लाइट का कोई डार्क साइड है। और आगे हम वही बंदा देखते हैं जो उन सभी को काफ़ी ज़्यादा धमकी दे रहा था और खासकर ब्लू लाइट को बोल रहा था कि तुम इन सभी इंसानों को यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हो। और इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रीचर भी थे। ये बात सुन के होप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो बैरियर से बाहर निकलती है और बोलने लगती है, आखिरकार तुमने मुझे क्रीचर कैसे कहा, मतलब मैं एक गॉड हूँ। गॉड सुनते ही वो बंदे लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपने हॉर्स वाले फॉर्म में आ जाती है। ये देख के सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन अभी होप गुस्सा हो चुकी थी और अब बोलती है, मैं तुम सभी को अभी सज़ा देने वाली हूँ। और फिर वो आसमान से बिजली गिराती है जो उन सभी बंदों के ऊपर पड़ती है। बंदों की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये सब देख के बी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। अभी एल्फ लोग फिर से माफ़ी मांगने लगते हैं और होप एक तरह से माफ़ तो कर देती है, लेकिन वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि आखिरकार मैं कौन हूँ। इसके बाद ताकिरो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि होप की बातें इनको समझ में भी आ रही हैं। मतलब होप की बातें सब लोगों को एक तरह से समझ में नहीं आती। फिर ताकिरो बोलता है, मैं तुम लोगों को होप की बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सुन के सब लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ताकिरो को देख के वो बोलता है, तुम लोगों को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एडवेंचरर हूँ। और फिर वो अपना बैंड दिखाता है। F2 A रैंक बैंड देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सभी एल्फ वहाँ पे। और ताकिरो बोलता है, ब्लू लाइट हमारी टीम का पार्ट है और उसको मदद चाहिए थी, इस वजह से हम सब यहाँ पे इसकी मदद करने आए हैं। और फिर एल्फ बोलता है, मैं यहाँ का गार्ड हूँ। ये देख के वहाँ पे बाहर के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो अपने साथ सबको चलने के लिए बोलता है और सब लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं। होप ताकिरो से बोलती है, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, मतलब इस फॉरेस्ट के अंदर। ताकिरो बोलता है, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा।
रास्ते में चलने के दौरान ताकेरू और बाकी लोग नेचर को देखते हैं, जो सच में उनको काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा था। फिर वो लोग एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचते हैं। ताकेरू हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर यहाँ पे मैजिक इतना ज़्यादा क्यों है। मतलब एरिया में मैजिक काफ़ी ज़्यादा था और कोई भी वहाँ पे आंसर नहीं दे रहा था। एल्फ बोलता है अगर तुम्हें कैसल के अंदर जाना है तो पहले तुम्हें सबको नहाना पड़ेगा, प्योर होना पड़ेगा। ताकेरू मस्ती में माफ़ी मांगता है और फिर क्लीनिंग मैजिक का यूज़ करता है। सब लोग वहाँ पे एकदम क्लीन हो जाते हैं। एल्फ लोग को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलते हैं आखिर तुमने क्या किया। होप ताकेरू को काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है और बोलती है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। ताकेरू काफ़ी कंफ्यूज होता है मैजिक को लेके और ब्रोलाइट सबको अंदर ले जाती है और बताती है इस ट्री को लाइफ ट्री कहते हैं। इसके अंदर उनका घर था। हाई लाइफ जो होता है वो सब वहाँ रहते थे। नॉर्मल लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं थी। ब्रोलाइट बोलती है मैं हाई एल्फ में से एक हूँ, यहाँ पे एक पनिशमेंट होती है, मतलब कोई भी हाई एल्फ इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन मैं छोड़ के चली गई थी, इस वजह से शायद मुझे यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकता था। होप बोलती है इसके बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। ताकेरू बोलता है तो क्या हो गया, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्लस्टोन बोलता है कि जो एल्फ होता है वो अपने ब्लड लाइन के लिए काफ़ी सीरियस होता है, स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई रूल नहीं तोड़ सकता। ये रूल तोड़ना काफ़ी बड़ा था, शायद पनिशमेंट मिल सकता था। ताकेरू बोलता है तुम्हारा रूल तोड़ने पे कोई प्रॉब्लम हो गई। ब्रोलाइट बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ताकेरू बोलता है देखो रूल फॉलो करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी रूल तोड़ के भी हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तुमने जो रूल तोड़ा वो पुराना था और किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं ये भी मानता हूँ। ब्रोलाइट को ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। क्लस्टोन भी बोलता है ताकेरू ने सही कहा, रूल से पहले मैं खुद को रखता हूँ। ब्रोलाइट रो पड़ती है और बोलती है मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। फिर सब लोग आगे कैसल की तरफ जाते हैं। वहाँ पे एक लड़कियाँ बना आती है। ब्रोलाइट बोलती है क्या तुम मेरे भाई को यहाँ पे लेके आ सकती हो। इस बीच ताकेरू चाय पी रहा था और उसका टेस्ट बिल्कुल रियल वर्ड जैसे लगता है। ब्रोलाइट का भाई आता है, हाइट काफ़ी छोटी है। ताकेरू हैरान हो जाता है, सोचता है भाई ये बड़ा है या छोटा। ब्रोलाइट भाई को हक करने जा रही है लेकिन वो मना कर देता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा है। ब्रोलाइट अपने भाई को सबसे मिलवाती है। भाई अपना नाम बताता है और बोलता है मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। ताकेरू बोलता है क्या मैं तुम्हें मिस्टर आर कह सकता हूँ। भाई बोलता है हाँ, ये मुझे अच्छा लगेगा। आर बोलता है मुझे पता है कि तुम सबके बीच में एक गॉडेस है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। होप के बारे में सुन के वो आर से माफ़ी मांगता है। ताकेरू सोचता है कि ये लोग होप को इतना बड़ा गॉड क्यों मान रहे हैं। आर्मी बोलता है मुझे माफ़ करो, हम छोटे से क्रीचर हैं। ब्रोलाइट का भाई बोल के चुप करवा देता है, हमारी फैमिली पे एक कर्स है। ताकेरू हैरान हो जाता है। ब्रोलाइट इमोशनल हो जाती है और बोलती है मैं हेल्प करना चाहती हूँ पर नहीं कर पा रही। बी बोलता है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। फिर पता चलता है कि ब्रोलाइट लड़का है और अंदर लड़कों वाले गुण हैं। क्लस्टोन कहता है कि हाँ हमें पता था कि एल्फ में 2 जेंडर होते हैं। आर बताता है ये कर्स मेरे ऊपर है, मैं नहीं चाहता कि फैमिली पे भी लगे। आर एक बड़ा मैजिकल क्रिस्टल बनाता है। ताकेरू बोलता है तुम इसे टच करो, शुरू हो जाएगा। क्रिस्टल आसमान में जाके मैजिक प्योरीफाई करता है। ब्रोलाइट बोलती है सच में ताकेरू तुम कमाल के हो। आर बोलता है तुम ही वो इंसान हो जिसके बारे में किताब में लिखा गया था। फ्यूचर के बारे में बताता है और लिखा था कि आसमान सूख जाएगा और दुनिया में कहलाएगा। ताकेरू सोचता है ये हो सकता है पर अभी समझ नहीं आ रहा। सब लोग बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। ब्रोलाइट मिशन के बारे में याद करती है और नहाने के बाद निकलती है। लाइफ ट्री के अंदर मैजिक काफ़ी इम्प्रूव्ड है। अबर आती है और बताती है कि कर्स नोबल ब्लड में ही था और 50 साल बाद ज़्यादा स्प्रेड हुआ। ताकेरू सोचता है मुझे इसका जुगाड़ करना होगा, इसका इलाज ढूंढना होगा। नेक्स्ट डे ताकेरू क्वीन के पास जाता है। क्वीन और ताकेरू की पावर देख के हैरान हो जाती है। छोटा एंशिएंट ड्रैगन देख के और ज़्यादा हैरान होती है। बी बोलता है ये अलाउड है, जो चाहे कर सकता है। ताकेरू पूछता है मैजिक इतना थिक कैसे हो गया। क्वीन बोलती है करंट्स के झटके की वजह से मॉन्स्टर जग गया है। ताकेरू बोलता है प्लीज़ हेल्प। ताकेरू मैजिकल सर्कल क्रिएट करता है जिससे बाहर के लोग बातें नहीं सुन सकते। सबकी जीन स्कैन करता है। अबर के हस्बैंड का सेकंड ब्रदर है। ताकेरू को समझ आता है कि फैमिली सुपीरियर है, ब्लड लाइन के अंदर ही शादी होती है और अगर कर्स को ठीक करना है तो दूसरे ब्लड लाइन के साथ शादी करनी होगी। ब्रोलाइट इमोशनल हो जाती है। बी शांत करता है। ताकेरू बोलता है हम फैमिली को कैसे बताएंगे। ब्रोलाइट बोलती है अगर मेरी हेल्प से बात करो तो शायद सुन लेंगे। ताकेरू बोलता है मुझे नहीं लगता। होप हेल्प करने को रेडी हो जाती है लेकिन उसके लिए ताकेरू को स्वीट पोटैटो और सॉस देना पड़ेगा। सब लोग हंस पड़ते हैं और बोलते हैं हम जरूर देंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे ही टेकरू पूरा सोल्यूशन समझाता है, ब्रोलाइट बोलती है कि इसका मतलब अब मेरे जैसा कोई और कर्स्ड बच्चा पैदा नहीं होगा। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। उसे देखकर वॉर्पी बोलती है कि अगर तुम अब इतना रो रही हो तो मुझे लगता है कि अब मुझे रिवर एरिना से बात करनी पड़ेगी। तभी हमें पता चलता है कि रिवर एरिना एल्व्स की गॉडेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉर्पी बी को साथ लेकर उड़ती है और रिवर एरिना को ढूंढने निकल जाती है। वो काफी देर तक आसमान में अलग अलग जगहों पर उड़कर देखती है लेकिन उन्हें रिवर एरिना कहीं नहीं मिलती। कुछ देर बाद वो नीचे आकर सबको बताती है कि हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन रिवर एरिना कहीं नहीं मिली।
तभी ब्रूलाइट बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे जानबूझकर छुप रही हो। उसी वक्त क्लेस्टोन बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कल भी तुमने देखा था कि यहाँ के मैजिक एलिमेंट्स काफी ज्यादा थिक हो गए थे। ये सुनकर टेकरू ब्रूलाइट से कहता है कि मुझे लगता है पहले हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। वो पूछता है कि क्या आसपास कोई गिल्ड है। ब्रूलाइट बताती है कि हाँ, यहाँ एक गिल्ड है और वो डेमोस गिल्ड है। डेमोस गिल्ड का नाम सुनते ही क्लेस्टोन बोलता है कि ये तो बहुत फेमस और काफी रिस्पेक्टेबल गिल्ड है। इसके बाद वो सब उस गिल्ड की तरफ जाते हैं। गिल्ड के पास पहुंचकर क्लेस्टोन बताता है कि ये सबसे फेमस गिल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ ज्यादातर एडवेंचरर्स एवरेज रैंक के हैं और ये गिल्ड साइज में भी काफी बड़ा है। साथ ही बाहर की दुनिया से आने वाले लोगों को यहाँ ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। ये सुनकर टेकरू बोलता है कि अगर बाहर की दुनिया के लोग यहाँ कम आते हैं तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो बाहर कहीं नहीं मिलता होगा। वो मन ही मन रेयर मटेरियल्स के बारे में सोचने लगता है। फिर वो लोग गिल्ड के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें गिल्ड मास्टर दिखती है, जो देखने में सच में काफी अच्छी लगती है। वो खुद को सारा बताती है और कहती है कि तुम लोग मुझे सारा कह सकते हो। सारा टेकरू से कहती है कि वो उसके बारे में जानती है कि वो एक ऑलराउंडर है और ड्रैगन किंग भी, क्योंकि उसके पास एक ड्रैगन है। इसके बाद सारा ब्रूलाइट के पास जाती है और उससे प्यार से बात करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रही थी ब्रूलाइट, क्योंकि तुम काफी समय से यहाँ नहीं आई थी। वो उससे काफी लवी डवी तरीके से बात करने लगती है। ये सब देखकर टेकरू थोड़ा शर्मा जाता है और सोचता है कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी टेकरू की नजर वहाँ लगे क्वेस्ट बोर्ड पर पड़ती है। वो जाकर देखता है कि वहाँ एक मशरूम से जुड़ा क्वेस्ट लगा हुआ है। उसे देखकर वो बोलता है कि यहाँ तो काफी सारे मटेरियल गैदर करने वाले क्वेस्ट हैं। खासकर ये एक मशरूम वाला क्वेस्ट उसे काफी पसंद आता है। वो मशरूम बी रैंक का होता है और काफी रेयर होता है। गिल्ड मास्टर बताती है कि ये मशरूम सच में बहुत रेयर है और क्योंकि हाल ही में आसपास मैजिक एलिमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से इसे इकट्ठा करना और भी मुश्किल हो गया है। ये सुनकर टेकरू बोलता है कि मुझे लगता है हमें यही वाला क्वेस्ट लेना चाहिए। ब्रूलाइट कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उन्हें सबसे डीप जंगल में ले जाएगी। वो बताती है कि वहाँ एक केव है जहाँ वो पहले भी जा चुकी है। टेकरू बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर तय रहा, हम यही क्वेस्ट लेंगे। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। रात में हम देखते हैं कि टेकरू घर पर कुछ अजीब सा मटेरियल बना रहा होता है। वो एक तरह का मैजिकल आइटम तैयार कर रहा होता है। बी उससे पूछता है कि ये क्या बना रहा है। टेकरू बताता है कि ये वो चीज है जो किसी वियर्ड सिचुएशन में काम आएगी। अगर कभी कोई बड़ी दिक्कत आ गई तो ये हमारे काम आएगा, क्योंकि यहाँ एल्स की गार्जियन यानी रिवर एरिना भी मौजूद नहीं है। टेकरू कहता है कि इसे तुम एक तरह का इंश्योरेंस समझ सकते हो। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ वो सब फाइनली मटेरियल गैदर करने निकलते हैं, लेकिन निकलने से पहले गिल्ड मास्टर उन्हें दिखाती है कि इस मशरूम के लिए कितनी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, इतनी ज्यादा कि वो एक पूरी बुक जैसी लगती हैं। ये देखकर टेकरू बोलता है कि वो पूरी कोशिश करेगा और जितने हो सकेंगे उतने मशरूम लेकर आएगा। फिर वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जाते जाते गिल्ड मास्टर कहती है कि वहाँ तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं और वो पूछती है क्या तुम लोग सच में वहाँ तक पहुँच पाओगे, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। लेकिन हम देखते हैं कि टेकरू बोलता है कि हमारे पास एक चीज है जिसकी मदद से हम आराम से वहां तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वार्पी के ऊपर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। ब्रोलाइट उसे रास्ता गाइड करने लगती है कि किस तरफ जाना है। थोड़ी देर बाद टेकरू को वो लेक दिखता है जहां उन्हें जाना होता है। जैसे जैसे वो लोग उस लेक के पास पहुंचते हैं, वार्पी बताती है कि यहाँ पर मैजिक काफी ज्यादा थिक होता जा रहा है। ये सुनकर टेकरू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमने उसी के लिए तो वो चीज बनाई है, और वो वही मैजिक वाला एलिमेंट निकालता है। फिर टेकरू ब्रोलाइट और क्ले से कहता है कि तुम दोनों इसे अपने पास रख लो। इसके बाद वार्पी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि हम शायद पहुंच चुके हैं। तभी टेकरू ब्रोलाइट से पूछता है कि क्या यही जगह है। ब्रोलाइट कहती है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि यही है, लेकिन यहाँ कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं, वहाँ उन्हें बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स दिखते हैं। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे मॉन्स्टर्स मर गए। उन्हें देखकर सबको बहुत अफसोस होता है और लगता है कि पक्का यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी वार्पी कहती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ आसपास काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक है। ये सुनकर टेकरू पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी अचानक ब्रोलाइट जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो नीचे बैठ जाती है। उसी वक्त क्ले को भी बहुत अजीब लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सांसें लुक रही हों। वो भी नीचे बैठ जाता है। तभी टेकरू तुरंत अपनी क्लीन मैजिक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो मैजिक यूज करता है, आसपास का पूरा एरिया क्लीन हो जाता है और जो मैजिक एलिमेंट्स थे वो भी पतले हो जाते हैं। इसके बाद वार्पी बोलती है कि टेकरू, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये मैजिक एलिमेंट फिर से बढ़ सकता है, इसलिए हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। ये सुनकर टेकरू कहता है कि ब्रोलाइट, मैंने तुम्हें जो मटेरियल दिया था उसका इस्तेमाल करो। जैसे ही ब्रोलाइट और क्ले उस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, अचानक एक अजीब सा मैजिक होता है।
थोड़ी ही देर में उन्हें महसूस होता है कि अब आसपास सब कुछ ठीक लग रहा है। टकेरू बताता है कि इस एलिमेंट की वजह से आसपास के मैजिक एलिमेंट्स अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ये सुनकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी टकेरू सोचता है कि यहाँ मैजिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इससे वार्पी और बी को भी दिक्कत होने लगे। वो उनसे कहता है कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और एलिमेंट्स बना देता हूँ, या फिर वो जो सिरप होता है वो बना देता हूँ। लेकिन तभी वार्पी अचानक अपना साइज छोटा कर लेती है और कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी भी मैजिक टूल के अंदर छिप सकती हूँ। उसे साइज छोटा करते देख टकेरू बोलता है कि वाओ यार, तो सच में तुम काफी बढ़िया चीजें कर सकती हो। इसके बाद वो लोग फाइनली उस गुफा के अंदर जाना शुरू करते हैं। ब्रोलाइट उन्हें कहती है कि तुम लोग मेरे साथ रहना, वरना यहाँ खो भी सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अंदर और आगे बढ़ते हैं। अंदर जाते ही रास्ते में उन्हें पहला मॉन्स्टर मिलता है, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उसे देखकर ब्रोलाइट कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि यहाँ कोई मॉन्स्टर होगा, वो भी इतने थिक मैजिक के बीच। मुझे लगता है कि ऐसा मॉन्स्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही वो उस क्रीचर को ध्यान से देखती है, वो खुद ही बोलती है कि हाँ यार, ये तो सच में वही है, मैंने इस मॉन्स्टर को पहले कभी भी नहीं देखा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक वो मॉन्स्टर एक अजीब सा अटैक करता है, जिसमें उसके शरीर से एसिड निकलने लगता है। ये देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने उसी तरह के और भी कई मॉन्स्टर आ जाते हैं और चारों तरफ से घिरने लगते हैं। इतने में एक मॉन्स्टर सीधा हमला करता है, लेकिन टेकरू अपने एक ही पंच से उसे रोक देता है। उसी वक्त वॉर्पी भी अपनी आंखों की ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी टेकरू जल्दी से ब्रोलाइट से पूछता है, ब्रोलाइट, यहाँ आसपास कहीं कोई खाली जगह है क्या? इस पर ब्रोलाइट बताती है कि हाँ है तो सही, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा आगे जाना होगा। इसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी आगे की तरफ भागते हैं और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां थोड़ी खुली जगह होती है। वहां पहुंचते ही टेकरू तुरंत एक बैरियर बना देता है। उस बैरियर की वजह से सारे मॉन्स्टर एक एक करके खत्म हो जाते हैं। आखिर में बस उनका मटेरियल ही बचता है, जो उनके मरने के बाद वहीं गिरा रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ी देर वहीं बैठकर नाश्ता पानी करते हैं, लंच करते हैं और थोड़ा आराम लेते हैं। फिर कुछ समय बाद वो लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते टेकरू ब्रोलाइट से पूछता है, ब्रोलाइट, एक बात बताओ, अभी हमें और कितना अंदर जाना है? इस पर ब्रोलाइट बताती है कि वो लोग ऑल्टर के लगभग आधे रास्ते तक आ चुके हैं, अब बस आधा रास्ता और बचा है। ये सुनते ही क्लेस्टोन चौंक कर बोलता है, ऑल्टर? वही ऑल्टर ना जिसकी वजह से रिवर एरिना की पूजा की जाती है। लेकिन ब्रोलाइट कहती है कि ये कहना थोड़ा अजीब है, क्योंकि असल में एल्प्स को भी ठीक से पता नहीं कि वहाँ सच में रिवर एरिना की पूजा होती है या नहीं। हो सकता है कि ये बात सच हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उस ऑल्टर का इस्तेमाल पूजा के लिए नहीं, बल्कि किसी को सील करने के लिए किया गया हो। ये सुनकर टेकरू सोच में पड़ जाता है और कहता है कि एक ऐसा ऑल्टर जिसके बारे में एल्फ्स को भी ठीक से पता नहीं है। फिर वो खुद भी यही सोचने लगता है कि शायद उस ऑल्टर का इस्तेमाल पूजा के लिए नहीं, बल्कि सील करने के लिए किया गया हो। इसके बाद वो लोग फिर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं। आगे जाते हुए क्लेस्टोन कहता है कि उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा है और उसे लग रहा है कि आगे जरूर कुछ होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद वो लोग आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ब्रोलाइट बताती है कि सामने जो वो हल्की सी चमकती हुई जगह दिख रही है, उसके आगे ही ऑल्टर है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस ऑल्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पीछे की दीवार या दरवाजा टूटा हुआ होता है। वहीं पर वो मशरूम भी होते हैं, जिनकी टेकरू को जरूरत थी। इसे देखकर टेकरू कहता है, चलो कम से कम कुछ तो मिला। और फिर वो मजाक में सोचने लगता है कि वाह यार, इसे बटर और सोया सॉस के साथ खाने में तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस टूटी हुई दीवार पर पड़ती है और वो सोचता है कि आखिर ये दीवार टूटी क्यों है? क्या ये कोई डिजास्टर था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी अभी मैंने जो मैजिक इस्तेमाल किया उसकी वजह से ऐसा हुआ हो? तभी अचानक एक बहुत तेज हवा चलती है। ये महसूस करके टेकरू बोलता है, ये अभी क्या था? उसी वक्त वॉर्पी कहती है कि उसे बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी महसूस हुई है और उसे लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज मौजूद है। तभी जैसे ही टेकरू ऊपर की तरफ देखता है, उसे ऊपर एक अजीब सा स्लग दिखाई देता है। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है और साफ दिख रहा होता है कि वो उन पर हमला करने वाला है। और तभी ब्रोलाइट घबरा कर बोलती है, टेकरू, ये क्या है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तभी हम देखते हैं कि टेकरू उसका स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये कीटो डार्क स्लग है। आगे पता चलता है कि ये डार्क स्लग काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये एक एस रैंक मॉन्स्टर है। ये सुनते ही क्लेस्टोन चौंक कर बोलता है कि क्या यही वो मॉन्स्टर है जो पहले एक बार गैनफा नाम के किंगडम में निकला था और उसने पूरा का पूरा किंगडम तबाह कर दिया था? ये सुनकर ब्रोलाइट तुरंत बोलती है कि हम इससे नहीं लड़ सकते, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन टेकरू मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अगर ये ऐसा डीमन है जिसने एक पूरा नेशन खत्म कर दिया था, तो ये आगे चलकर हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और वैसे भी हम यहाँ रिवर एरिना को ढूंढने आए हैं, तो अब यहाँ तक आकर कुछ तो करना ही होगा।
फिर टेकरू सबको बताता है कि इस डार्क स्लग की वीकनेस फायर है और बी फायर को काफी अच्छे से यूज कर सकता है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। तभी क्लेस्टोन भी अपना रूप बदलता है और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है। उधर वॉर्पी बोलती है कि तुम लोग फाइट करो, मैं ऊपर से चीयर करूंगी। ब्रोलाइट भी साफ कह देती है कि वो भी पीछे नहीं हटेगी और सबके साथ फाइट करेगी, और इसी के साथ फाइट शुरू हो जाती है। डार्क स्लग अपने जहरीले पॉइजन से अटैक करना शुरू करता है। तभी बी तेजी से आगे बढ़ता है और टेकरू सब पर अपना मैजिक डाल देता है ताकि सब लोग सही से अटैक कर सकें। बी सबसे पहले फायर अटैक करता है, लेकिन उस फायर से स्लग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद स्लग अपने स्टिंग्स बाहर निकालता है और हमला करता है। वो सीधे क्लेस्टोन पर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन क्लेस्टोन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसके स्टिंग्स को तोड़ देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? मुझे तो इस पूरी गुफा का रूलर भी नहीं हरा पाया। इसके बाद क्लेस्टोन उस स्लग पर जोरदार हमला करता है और उसके स्टिंग्स काट देता है, लेकिन तभी स्लग पलटकर बी पर हमला करने लगता है ताकि वो दोबारा फायर अटैक ना कर सके। ये देखकर टेकरू समझ जाता है कि उसे अब कुछ करना होगा। वो सोचने लगता है कि ये मॉन्स्टर उन्हें देख कैसे रहा है, जबकि इसकी तो आंखें भी नहीं हैं। तभी उसे याद आता है कि ये डार्क में रहने वाला मॉन्स्टर है, मतलब ये किसी और बॉडी पार्ट से देखता होगा। तभी उसकी नजर उसके सिर पर लगे 2 एंटेना पर जाती है। टेकरू तुरंत ब्रोलाइट से पूछता है कि क्या वो उसके सिर के एंटेना काट सकती है। ब्रोलाइट हाँ कर देती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, स्लग उस पर भी हमला करता है, लेकिन टेकरू बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद ब्रोलाइट ऊपर जाती है और उसके दोनों एंटेना काट देती है। तभी भी अपना पूरा फायर अटैक करता है, जिससे स्लग लगभग पूरी तरह जल जाता है। लेकिन टेकरू समझ जाता है कि सिर्फ इससे ये पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वो सोचता है कि अगर इस स्लग का मॉइस्चर खत्म कर दिया जाए तो ये जरूर मर जाएगा। तभी वो अचानक वहां से नमक निकालता है, वो भी काफी उम्दा और शायद मैजिकल सॉल्ट। टेकरू उस नमक के गोले बनाता है और स्लग पर फेंक देता है। जैसे ही नमक उसके शरीर पर पड़ता है, उसका शरीर पिघलने लगता है और आखिर में क्लेस्टोन के आखिरी वार के साथ डार्क स्लग पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसके बाद टेकरू आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उनकी नजर ऊपर गुफा की छत पर पड़ती है, जहां उस स्लग के बहुत सारे अंडे लगे होते हैं। ये देखकर सब घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर ये सब निकल आए तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। टेकरू उनका भी स्टेटस चेक करता है और पता चलता है कि ये ए रैंक मॉन्स्टर हैं और इनकी वीकनेस सनलाइट है। टेकरू सबको आंखें बंद करने को कहता है और अपने मैजिक से सनलाइट क्रिएट करता है। उसकी रोशनी से सारे अंडे और मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। तभी अचानक एक बहुत तेज और भारी मैजिकल हवा चलती है। इसे महसूस करके टेकरू बोलता है कि ये क्या था। वॉर्पी बताती है कि उसे लग रहा है कि यहाँ जो बहुत ज्यादा थिक मैजिक था वो अब खत्म हो चुका है और शायद ये सब स्पिरिट किंग की वजह से हुआ है। ये सुनते ही टेकरू को याद आता है कि स्पिरिट किंग ही रिवर अरीना है और आखिरकार हम देखते हैं कि रिवर अरीना आजाद हो जाती है, जैसे वो किसी सील से बाहर आई हो। आखिर में हमें किसी की एक झलक दिखाई जाती है, शायद वही रिवर अरीना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि टेकरू और उसकी पूरी टीम वार्पी के ऊपर बैठकर उस गुफा से बाहर निकल जाती है और किसी दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। जाते जाते वे पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं और आखिरकार एक अजीब लेकिन बहुत ही सुंदर जगह पर उतरते हैं। ये जगह एक वैली होती है जिसका नाम होता है पेनवेड़ा वैली। जैसे ही टेकरू इस वैली को देखता है, वो बस देखता ही रह जाता है। वैली इतनी खूबसूरत और शांत होती है कि उसकी आंखें वहीं टिक जाती हैं। टेकरू बोलता है, वाह, ये जगह तो सच में कमाल की है। तभी वार्पी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवर अरीना यहीं आसपास कहीं मौजूद है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ कुछ एल्व्स दिखाई देते हैं। तभी एक एल्व लड़की आगे बढ़ती है और बोलती है कि मुझे वहाँ जाने दो, और वो सीधा टेकरू के पास आ जाती है। टेकरू थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये कौन है। तभी ब्रोलाइट उसे पहचान लेती है और चौंक कर बोलती है, ये क्या, ये तो लुटिका है। जैसे ही ब्रोलाइट आगे बढ़कर उससे मिलने जाती है, क्लेस्टोन हैरान होकर बोलता है, अरे ये क्या, हम तो यहाँ रिवर अरीना को ढूंढने आए थे और यहाँ तो हमें ब्रोलाइट की बहन लुटिका मिल गई। तभी वार्पी आसपास के एल्व्स को देखकर बोलती है कि अच्छा, अब समझ में आया, ये वो जगह है जहाँ सभी तरह के एल्व्स इकट्ठा होते हैं। और तभी अचानक हम देखते हैं कि लुटिका और ब्रोलाइट एक दूसरे से मिलते ही सीधे पंच मार देती हैं एक दूसरे के मुंह पर। दोनों के पंच इतने जोरदार होते हैं कि टेकरू पूरी तरह चौंक जाता है। टेकरू हैरानी से बोलता है, ये क्या, ये दोनों अभी अभी मिली हैं, बहनें हैं, फिर भी लड़ रही हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों बहनें एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। तभी लुटिका गुस्से में बोलती है कि मैं उस जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहती जहां उस तरह के अजीब लोग रहते हैं। ये सुनकर ब्रोलाइट गुस्से में जवाब देती है कि अगर ऐसा था तो तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो सीधे घर छोड़ दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन लुटिका उसकी बात का तुरंत जवाब नहीं देती, उल्टा वो ब्रोलाइट को और पीट देती है।
आखिरकार लुटिका बोलती है कि मैंने वो जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता करती थी। तुम हर वक्त यही सोचती रहती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या सही है क्या गलत। ये सुनकर ब्रोलाइट उसे देखते हुए कहती है, तुम जानती हो ना मैंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हम दोनों ब्लड रिलेटेड हैं, तुम मेरी बहन हो और साथ ही मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। ये सुनते ही हम देखते हैं कि लुटिका पहले तो खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगली ही पल दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। हालांकि इस बार उनकी लड़ाई बिल्कुल मजाक मजाक वाली होती है। तभी क्लेस्टोन टेकरू से कहता है, टेकरू क्या तुम इस फाइट को रोकोगे नहीं? टेकरू थोड़ा सोचते हुए कहता है, वेल सोच तो रहा हूँ। और तभी अचानक वो बोल देता है, ब्रोलाइट मुझे लगता है अब हमें लंच कर लेना चाहिए। जैसे ही ब्रोलाइट लंच का नाम सुनती है वो तुरंत बोलती है, हाँ मैं आ रही हूँ। लेकिन तभी अचानक लुटिका उसे फिर से एक जोरदार मुक्का मार देती है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि टेकरू फ्राइड चिकन बना रहा है, वो तुरंत उठ जाती है, कुएं के पास जाती है और बोलती है, बस मैं अपने आप को साफ कर लूं, फिर मैं आती हूँ तुम्हारी मदद करने टेकरू। इसके बाद हम देखते हैं कि टेकरू लुटिका के पास जाता है। लुटिका उसे देखकर कहती है, वेल मुझे सच में सरप्राइज हुआ ये देखकर कि मेरी बहन किसी ह्यूमन की दोस्त है। फिर वो आगे कहती है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम लोग सच में बहुत अच्छे दोस्त हो, तभी तो वो इतनी जल्दी यहाँ से चली गई खुद को साफ करने। तभी टेकरू की नजर लुटिका के कपड़ों पर पड़ती है। उसके कपड़े काफी बुरी हालत में होते हैं, फटे हुए और गंदे। टेकरू बिना कुछ कहे अपनी क्लीन मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके कपड़े पूरी तरह साफ कर देता है। जैसे ही मैजिक खत्म होता है, लुटिका हैरान होकर बोलती है, ये तुमने क्या किया, मुझे बताओ। टेकरू शांत तरीके से कहता है, कुछ खास नहीं, बस एक मैजिक था। लेकिन लुटिका तुरंत बोलती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, इस तरह का मैजिक कोई आम ह्यूमन नहीं कर सकता, तुम शायद ह्यूमन हो ही नहीं। टेकरू जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ह्यूमन ही हूँ। तभी पीछे से वॉर्पी बोलती है, वेल तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी ब्लेसिंग मिली हुई है, इसका मतलब है कि तुम कोई साधारण ह्यूमन नहीं हो। ये सुनकर लुटिका टेकरू से कहती है, वेल तुम्हें मेरी बहन के साथ थोड़ी परेशानी तो होती ही होगी, मैंने सही कहा ना? टेकरू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, जो भी हो उसने हमारी बहुत मदद की है। लुटिका जवाब देती है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी बहन एक हाई एल्फ है और साथ ही एक कर्स्ड चाइल्ड भी। टेकरू थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, देखो मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, ये सब मेरे लिए काफी कंफ्यूजिंग है। फिर वो सीधा बोलता है, मेरे लिए तो ब्रोलाइट बस ब्रोलाइट है और कुछ नहीं। ये सुनते ही लुटिका समझ जाती है कि टेकरू के लिए सब बराबर है, वो किसी को कर्स्ड अच्छा या बुरा नहीं मानता, उसके लिए सब पहले इंसान है। इसके बाद रात होती है, टेकरू अच्छे से फ्राइड चिकन बनाता है और एक छोटी सी पार्टी होती है। सब लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, खाते हैं और बियर का भी मजा लेते हैं। ब्रोलाइट और उसकी बहन भी साथ बैठकर चिकन खा रही होती हैं। खाना खत्म होने के बाद टेकरू साइड में जाकर बी को सुलाने लगता है। जैसे ही बी सोने लगता है, तभी लुटिका वहां आती है और बोलती है, तुम देख रहे हो ना, ये मेरा बच्चा है और यही मेरा सबसे बड़ा ट्रेजर है। फिर वो उसका नाम भी बताती है, उसका नाम टिलवेजन एल कैस्पोटाले है, मतलब नाम थोड़ा अजीब सा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि लुटिकारा बताती है कि जब वो यहाँ आई थी उससे पहले उसके पास ये बच्चा नहीं था, लेकिन अब उसके पास ये बच्चा है और इसी वजह से वो दोबारा उस पुरानी जगह पर वापस नहीं जाना चाहती जहाँ सब कुछ बहुत अजीब था। फिर वो बताती है कि पहले वो भी बिल्कुल ब्रोलाइट की तरह ही हुआ करती थी, यानी वो भी एक प्रिंसेस थी, लेकिन उसे लोग एक कमरे में बंद करके रखते थे क्योंकि वो कर्स्ड चाइल्ड नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रोलाइट हमेशा बाहर रहती थी, आजाद दुनिया में। ब्रोलाइट उससे मिलने आती रहती थी और उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताती थी कि बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ताकि वो खुश रह सके। लुटिकारा आगे बताती है कि जब वो अपनी बहन के साथ रहती थी तो उसे ब्रोलाइट इतनी ज्यादा पसंद आने लगी थी कि वो हमेशा सोचती थी अगर कभी उसे बच्चे की जरूरत पड़ी तो वो ब्रोलाइट के साथ ही बच्चा करेगी। ये सुनकर टेकरू थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि आखिर वो उसकी अपनी सगी बहन थी। तभी लुटिकारा बताती है कि बाद में उसे पता चला कि ब्रोलाइट एक कर्स्ड चाइल्ड है, यानी उसके पास दो जेंडर हैं। ये जानने के बाद उसका दिल टूट जाता है। जब भी वो इस बारे में एल्डर्स से बात करती थी तो एल्डर्स हमेशा यही समझाते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ब्रोलाइट से शादी नहीं कर सकती। तभी टेकरू उससे कहता है, मुझे पता है तुमने अपने इस बच्चे के लिए बहुत मेहनत की है। ये सुनकर लुटिकारा थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो और इसी वजह से मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। फिर वो कहती है, अब मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, और वो अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। उन्हें जाते हुए देखकर टेकरू कहता है कि लुटिकारा ने अपनी किस्मत बदलने के लिए एक लंबी जर्नी तय की और उसी जर्नी में उसे उसका हस्बैंड मिला। वहीं दूसरी तरफ ब्रोलाइट ने भी एक जर्नी शुरू की थी, अपनी बहन को ढूंढने के लिए और अपने होमलैंड वालों को सच्चाई समझाने के लिए।
टेकेरू बताता है कि ब्रोलाइट की जर्नी एक अलग जगह पर खत्म हुई और आखिर में हमें पता चलता है कि ब्रोलाइट और लुटिकारा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन किस्मत की वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। इतना सब झेलने के बाद भी, इतने दर्द से गुजरने के बाद भी आज वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर हंस पा रहे हैं और ये सब देखकर टेकेरू को अंदर से अच्छा लगता है। इसके बाद अगला दिन आता है। टेकेरू आखिरकार रिवर अरीना को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी वार्पी कहती है, मुझे लगता है इस तरफ से रिवर अरीना की खुशबू आ रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, क्ले स्टोन बोलता है, क्या ब्रोलाइट को पीछे छोड़ना ठीक रहेगा? टेकेरू जवाब देता है, वो अपनी बहन से बहुत दिनों बाद मिली है, मुझे लगता है यही सही है। आखिरकार वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रिवर अरीना होती है। तभी वार्पी टेकेरू से कहती है, टेकेरू अपने पीछे देखो। टेकेरू पीछे देखता है और वहां रिवर अरीना खड़ी होती है। वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिखती है। उसका नाम रिवर अना होता है। टेकेरू को तो लगा था कि कोई प्रिटी सी लड़की होगी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। उसे देखते ही टेकेरू बोलता है, ये कौन है? तभी क्ले स्टोन बोलता है, टेकेरू क्या चल रहा है? मुझे तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। असल में रिवर अरीना क्ले स्टोन को दिख ही नहीं रही थी, लेकिन टेकेरू उसे देख सकता था क्योंकि उसकी मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा थी। रिवर अरीना टेकेरू के पास आती है और उससे चिपक जाती है, फिर बोलती है, वाओ, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। तभी वहाँ वार्पी आ जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो रिवर अरीना? इसके बाद रिवर अरीना वार्पी को ताने मारने लगती है और वार्पी भी उसे ताने मारने लगती है। दोनों के बीच ऐसा लगता है जैसे फाइट शुरू होने वाली हो, लेकिन तभी टेकेरू बीच में आकर फाइट रोक देता है और कहता है, रिवर अरीना प्लीज मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको एल्स के पास होना चाहिए था, वरना उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर एल्स के किंगडम जाते हैं रिवर अरीना के साथ। वहां पहुंचने के बाद लुटिका अपने बच्चे को सबके सामने दिखाती है और कहती है, देखो, मेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और पूरी तरह हेल्दी भी है। इसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि सच में ये पॉसिबल है, जैसा टाके ने कहा था, यानी दूसरे लोगों से शादी करके एक सुरक्षित बच्चा पैदा होना। लेकिन ये सुनते ही एल्डर्स कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ये सब बिल्कुल गलत है। इस पर लुटिकारा बोलती है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हो, लेकिन मैं आपकी इन पुरानी सोच वाली बातों को नहीं मानने वाली। एल्डर्स जवाब देते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बातें ही सच हैं, हम नोबल्स हैं और हम किसी और जाति से शादी नहीं कर सकते। तभी वार्पी बोलती है, मुझे लगता है इन्हें समझाने के लिए रिवर अरीना को ही बुलाना पड़ेगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और एक मैजिक यूज करती है, जिससे रिवर अरीना सबके सामने आ जाती है। रिवर अरीना सामने आते ही एल्डर्स से कहती है, ओ बेवकूफों, तुमने मेरी बातों को इग्नोर कैसे कर दिया? ये सुनते ही सारे एल्डर्स उसके सामने झुक जाते हैं। रिवर अरीना कहती है, ये सच है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने ब्लड को ट्रेजर की तरह रखना, लेकिन तुमने मेरी बात को सही से समझा ही नहीं। अगर तुम लोग सिर्फ अपने ही अंदर बंद रहोगे तो बाहर की दुनिया से कैसे जुड़ पाओगे? इसके बाद टाके क्ले स्टोन से कहता है, मुझे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। रिवर अरीना सबको समझा देगी और अब एल्फ्स खुद मिलकर सही फैसला लेंगे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, वार्पी बोलती है, टाकेरू, तुम्हें मेरे सोया सॉस और पोटैटोज याद है ना? टाकेरू जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि एल्फ्स अपने फ्यूचर को लेकर आपस में डिस्कशन करने बैठते हैं। टाके कहता है, मुझे लगता है अब हमें वापस वेलकाइन जाना चाहिए। लेकिन क्ले स्टोन बोलता है, इतनी जल्दी क्या है, और ब्रोलाइट को भी तो अपने साथ ले जाना है ना? टाके कहता है, नहीं, अभी उसकी जरूरत यहाँ ज्यादा है, मैं नहीं चाहता कि उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाऊं। ये सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि अभी ब्रोलाइट का यहाँ रहना ही सही है। अगले दिन सब लोग अलविदा कहते हैं। जब टाके ब्रोलाइट से विदा ले रहा होता है तो ब्रोलाइट उससे कहती है, क्या तुम कुछ दिन और यहाँ नहीं रुक सकते? टाके कहता है, तुम जानती हो हमें क्वेस्ट की रिपोर्ट गिल्ड में देनी होती है। ये कहते ही वो जाने लगता है और ब्रोलाइट जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन टाके उसे वहीं रोता छोड़कर चला जाता है। इसके बाद टाके वेलकाइन पहुंचता है, जहां उसे उसका सीजर मिलता है, जिसके लिए उसने पहले ही सारे मटेरियल अच्छे से इकट्ठा कर लिए थे। फिर हम देखते हैं कि टाके कई दिनों तक फिर से मटेरियल गैदर करता रहता है। वो कहता है कि करीब 1 महीना हो चुका है उसे ये काम करते हुए। दूसरी तरफ ब्रोलाइट अपने घर में होती है एल्स के देश में, और उसकी बहन का बच्चा भी अब काफी बड़ा हो गया होता है। इधर टाके एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी क्ले स्टोन पूछता है, अब बताओ आगे क्या करने वाले हो? टाके कहता है, इस ट्रिप में हमें अच्छे मटेरियल मिल गए, लेकिन अगली ट्रिप में मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ हम समुद्र देख सकें। यह सुनकर वार्पी पूछती है, समुद्र? वहाँ क्यों जाना है? टाके कहता है, तुम नहीं जानती, लेकिन मैं एक स्पेशल डिश खाना चाहता हूँ जो सिर्फ वहीं बनती है। फिर वो कहता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पर्सनल चीजें सुलझानी होंगी। थोड़े समय तक यहीं रहेंगी, फिर सी वाले शहर जाएंगे। तभी वार्पी बोलती है, उससे पहले तुम्हें एक और चीज सुलझानी है। अचानक दूर से कोई आता दिखता है और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रोलाइट होती है,
जो एक स्लग पर बैठकर आ रही होती है। वो आकर कहती है, मैं आखिरकार यहाँ पहुँच गई, मेरे लोगों ने ही मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनकर सब लोग उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं। ऊपर से गॉड्स टाके को देखते हुए कहते हैं कि उसने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं, और वो कहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि टाके तुम और कितनी दूर तक चीजें बदल सकते हो। वॉर्पी कहती है, तुम जानते हो ना ब्रोलाइट अभी भी हमारी टीम की मेंबर है, उसे वापस रखना ही होगा। फिर क्लेस्टोन कहता है, तो अगला क्वेस्ट समुद्र देखने का है। ये सुनकर ब्रोलाइट बहुत खुश हो जाती है। टाकेरू की आंखों के सामने उसकी पूरी जर्नी घूम जाती है। पहली बार इस दुनिया में आना, स्टोर ओनर से मिलना जिसने उसे पैसों के बारे में समझाया, ड्रैगन से मिलना, बी से मिलना, और वो सारी चीजें जो उसके साथ हुई थीं। तभी वो कहता है, मुझे लगता है अब मुझे अपने प्रेजेंट में जीना होगा ताकि मैं अपना फ्यूचर और बेहतर बना सकूं। फिर वो बोलता है, मुझे लगता है अब चलने का टाइम आ गया है, लेकिन फिर जोड़ता है, उससे पहले हमें इस लक को वापस भेजना होगा। आखिर में टाकेरू कहता है, चलो फिर चलते हैं। और यहीं इस एनिमे का सीजन 1 खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस चैनल।